हेलो गाइस, माय नेम इज़ अंशुमान और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में 2018 का जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर था तो उसको डिस्कस करेंगे। तो मेरा जो मेन फोकस होगा वो डिस्कस करने का कि जो भी क्वेश्चंस आए थे डेफिनेटली आप फ्रॉम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू या फिर क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, स्पेशली वेरियस ये जो क्वेश्चंस आए थे 2018 में उनका डिस्कशन डेफिनेटली करूंगा। लेकिन मेरा मेन फोकस होगा कि आप कैसे स्मार्ट या स्मार्ट गेस वर्क से या फिर ऑन द स्पॉट कोई लॉजिक या रीजनिंग लगा के वेरियस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। तो स्पेशली मैं उन क्वेश्चन पे फोकस करूंगा जो सॉल्व किया जा सकता था विथ ऑन द स्पॉट लॉजिक एंड रीजनिंग या फिर थोड़े स्मार्ट गेस वर्क के साथ, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपकी आधी नॉलेज होगी लेकिन कुछ गेस वर्क से कुछ स्किल्स के थ्रू आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। तो इससे पहले मैं 2016 की 17 की और 19 की डिस्कशन वीडियोस डाल चुका हूँ, स्पेशली फोकसिंग ऑन कि आप कैसे स्मार्ट गेस वर्क से वेरियस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो डेफिनेटली डू वॉच दैट वीडियो। और इतना मैं एश्योर कर सकता हूँ कि अगर आप मेरी ये 3 वीडियोस देख चुके हैं और साथ में अभी जो ये जो प्रेजेंट वीडियो ये देखेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो गेस वर्क की स्किल्स है काफ़ी इन्हांस हो जाएगी और आपको भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस और आइडिया लग जाएगा कि कैसे लॉजिक या रीजनिंग के साथ ऑन द स्पॉट काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। और काफ़ी लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे रिगार्डिंग कि जो मेरे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी वीडियोस है उसके पीडीएफ के बारे में। तो उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी मेरी, और उसका जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और फर्दर आपकी कोई सी भी क्यूरी हो रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर प्रीलिम्स या फिर ओवरऑल स्ट्रेटजी तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल, और उसका भी जो मेरा हैंडल है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये जो 2018 का पेपर था आई विल सीरियसली से इट वाज द टफेस्ट पेपर इन द डिकेड। 2011 से 2019 तक जो अब तक का जो टफेस्ट पेपर था वो 2018 का था, और इसी 18 के पेपर में आपको दिखाना चाहूँगा कि डेफिनेटली क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, लेकिन क्वेश्चंस सॉल्व किए जा सकते थे। सारे के सारे सवाल नहीं, लेकिन हाँ कुछ 30 to 40 क्वेश्चंस में आप डेफिनेटली देखेंगे कि वो सवाल अगर आपको आधे अधूरे पता थे नहीं भी पता थे तो भी सॉल्व किए जा सकते थे, या फिर एटलीस्ट काफ़ी ऑप्शंस को आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे जिससे आपके चांसेस बढ़ जाते सही होने के। तो डेफिनेटली स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन इस पर्टिकुलर ईयर में भी मेरा जो स्कोर था 130 प्लस था। तो डेफिनेटली आप इन जो मैं ट्रिक्स या टेक्निक्स बता रहा हूँ डेफिनेटली आप अपने एंगल से भी देखिएगा कि आपको सूट कर रही है कि नहीं। जो जो भी ट्रिक्स सूट कर रही है डेफिनेटली आप जॉट डाउन कीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। In the first Lok Sabha, the single largest party in the opposition was Swatantra Party. In the Lok Sabha, leader of the opposition was recognized for the first time in 1969. In the Lok Sabha, if a party does not have minimum of 75 members, its leader cannot be recognized as the leader of opposition. ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि काफ़ी ये डिबेट में रहा था कि लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में नहीं है, और रूल्स के मुताबिक 10% ऑफ द मेंबर्स होने चाहिए किसी भी पार्टी के ताकि वो पार्टी नॉमिनेट कर सके लीडर ऑफ अपोजिशन। तो 545 का 10% वो रफली बैठता है 54.5, दैट मीन्स कि 55 मेंबर्स होने चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के। तो ये 75 की जगह 55 होगा। ये पर्टिकुलर इजी स्टेटमेंट था, आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते थे कि ये गलत था। तो वैसे ही आपका आंसर आ जाएगा B2 ओनली, क्योंकि 3 ऑप्शंस में 3 है। Which of the following leaf modifications occurs in desert areas? यहाँ पे आंसर है D, all of the above। और ये ऑलरेडी ये सवाल पहले 2013 या 14 में आ रखा और इजी क्वेश्चन था, क्योंकि डिजर्ट में क्या है कि वाटर लॉस को मिनिमाइज करना है तो उसके लिए वैक्सी लीव्स हो, टाइनी लीव्स हो, थॉर्न्स हो, तो डेफिनेटली दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर इंश्योरिंग दैट वाटर लॉस टेक्स प्लेस एट मिनिमल रेट। ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द एनएसएसओ 70th राउंड सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Rajasthan has the highest percentage share of agricultural households among its rural households. Second statement says that out of the total agricultural households in the country, a little over 60% belong to OBCs. In Kerala, a little over 60% agricultural households reported to have received maximum income from sources other than agricultural activities. अब सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे दोनों में 60% चिपकाया गया है। दैट मीन्स कि एक आपको ऐसी फील आएगी कि एटलीस्ट एक में तो 60% नहीं होगा जबरदस्ती, एक में 60% होगा, दूसरे में एग्जामिनर सॉरी क्वेश्चन सेंटर ने जबरदस्ती उसको 60% कर दिया है। तो ज्यादा चांस है 2 और 3 में एक तो गलत होगा।
और आपके सेकंड के गलत होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि ओबीसीज में ऐसे भी देखेंगे रिजर्वेशन 27% मिलता है, तो उनकी पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा 30% हो, 40% हो, बहुत भी हो गया 50% हो, 60% से ज्यादा कुछ ज्यादा ही एग्जेजरेटेड लग रहा है। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि ये गलत है। तो जैसे ही सेकंड आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे गलत है, तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, क्योंकि उसमें सेकंड ऑप्शन आपका आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा, सी 1 एंड 3 ओनली, और यहां से आपका ये आंसर निकलेगा और ये आंसर सही भी है। और ये जो सवाल जो पर्टिकुलर था आपको नहीं, किसी को नहीं पता होगा, और जिसने भी अगर ऑन द स्पॉट एक लॉजिक या रीजनिंग लगा लिया तो उसका ये सवाल सही हो जाएगा। और ये सवाल इसीलिए दिया गया था कि कम से कम आप रिकॉग्नाइज कर पाए, ऑन द स्पॉट लॉजिक या रीजनिंग लगा के सॉल्व कर पाए। ये जिसका भी सही हुआ होगा वो तभी सही हुआ होगा जिसने ऑन द स्पॉट लॉजिक या रीजनिंग लगाई होगी। और ये कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं था अगर मैं स्मार्ट गेस वर्क के एंगल से बताऊं। और पहला स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे कि राजस्थान के पास सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर हाउस होल्ड है, कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं हो सकता है, राजस्थान उतना भी डेवलप्ड स्टेट नहीं है। और जब भी 3 स्टेटमेंट होता है, जो सिंगल लाइनर क्वेश्चन होता है सबसे डिफिकल्ट होता है। 2 स्टेटमेंट है थोड़ा सा इजी एज कंपेयर टू सिंगल लाइनर। अगर किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में 3 या 4 स्टेटमेंट है, दैट इज द इजीएस्ट क्वेश्चन, और शायद वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है कि अगर 3 या 4 स्टेटमेंट है, आप उस स्टेटमेंट को ढूंढिए जो आपको लग रहा है कि ज्यादा चांस है कि ये सही होगा। अगर 3 में कोई एक सही होगा तो यही सही होगा, और एक ऐसे स्टेटमेंट को ढूंढिए जो ज्यादा चांस है कि आपको गलत लग रहा है। एक सबसे ज्यादा सही ढूंढ लेंगे, एक सबसे ज्यादा गलत ढूंढ लेंगे बेस्ड ऑन परसेप्शन ओनली, तो डेफिनेटली आपको काफी आसानी हो जाएगी ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में और राइट आंसर को फिगर आउट करने में। नाउ मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू एनजीटी एंड सीपीसीबी। अब यहां पे 2 स्टेटमेंट है। जो सेकंड स्टेटमेंट है कि एनजीटी प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस फलना 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 एंड सीपीसीबी प्रमोट्स क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल्स। आपको अगर दोनों का मैंडेट पता है तो दोनों सही स्टेटमेंट है, कोई ऐसे गड़बड़ वाली बात नहीं है। और दोनों ही एक्ट्स के तहत बनाए गए। एनजीटी बनाया गया है एनजीटी एक्ट ऑफ 2010 के तहत, और सीपीसीबी बनाया गया था वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974 के तहत। यहां पे बोल रहा है कि सीपीसीबी हैज बीन क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जो कि गलत है, तो पहला स्टेटमेंट गलत होगा और आपका आंसर आ जाएगा बी 2 ओनली। कोई सा भी इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि उसका चेयरमैन कौन होता है, वो किसी एक्ट के तहत बनाया गया है या नहीं बनाया गया, बस आपको इतना मेन चीजें पता होनी चाहिए। और डेफिनेटली जो 2 बॉडीज पूछी गई है काफी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट बॉडीज है, और डेफिनेटली उनका एक्ट्स आपको पता होना चाहिए। तो ये मैं कहूंगा इन्वायरमेंट के एंगल से ये इजी सवाल है। मैं ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लेवल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड 1 या 2 दिन में वीडियो बनाने वाला हूं, तो आपको अगर वहां पे प्रॉब्लम हो रही है तो मैं रफली 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट 9 to 10 इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैं एक वीडियो में कंपाइल करके वीडियो बना दूंगा। नाउ मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन। The Parliament of India can place a particular law in the 9th schedule, or the validity of the law placed in the 9th schedule cannot be examined by any court. पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि आईआर कोहेलो केस से रिलेटेड ऑलरेडी यूपीएससी ने मेंस में सवाल पूछ रखा है। तो ऐसा नहीं है कि द कोर्ट कैन नॉट एग्जामिन एनी पर्टिकुलर लॉ व्हिच हैज बीन प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल। अगर केशवानंद भारती जजमेंट के बाद जो भी लॉ को प्लेस किया गया 9th शेड्यूल के तहत, तो उसको कोर्ट्स एग्जामिन कर सकते हैं, डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ओनली अकॉर्डिंग टू आईआर कोहेलो जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सेकंड गलत है, फर्स्ट सही आंसर इज A1 ओनली। और मैं पॉलिटी के क्वेश्चंस इसके बाद डिस्कस नहीं करूंगा, रीजन बीइंग कि वो आप जनरली आप ऐसे ही सही कर लेंगे, क्योंकि लक्ष्मीकांत तो करके जाना, और पॉलिटी ऐसा सेक्शन है कि जहां पे जितने भी सवाल आए हैं होंगे वो आपके सारे के सारे सही हो जाएंगे अगर आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से कर लिया। लक्ष्मीकांत के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, लक्ष्मीकांत अच्छे से हो जानी चाहिए। सिक्स्थ क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अब ये क्वेश्चन काफी इजी था और इसको डिस्कस करने का मतलब नहीं है, करंट अफेयर्स में भी प्रोमिनेंट था। डिमोनेटाइजेशन हुआ तो उसके बाद ये काफी ज्यादा ये टर्म न्यूज में था बिकॉज ऑफ द कैशलेस पेमेंट्स बीइंग इंक्रीज्ड। Here the answer is C, the charge paid to a merchant by a bank for accepting payments from his customer through its bank debit cards. क्योंकि ये डी कोई इंसेंटिव भी नहीं है। द अमाउंट पेड बाय द बैंक्स टू देयर कस्टमर्स, ये भी कस्टमर्स को नहीं मिलता है। इंसेंटिव गिवन बाय बैंक टू ए मर्चेंट फॉर एक्सेप्टिंग, ये इंसेंटिव भी नहीं है, यहाँ पे चार्ज लिया जाता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, और उसका डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कुछ ऐसा टर्म था और ट्रैप करना इजी होता है यूपीएससी के लिए, तो इसलिए टर्म को भी पूछा गया। अब न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है। इट विल हैव, अगर इंडिया अगर मेंबर बन जाता है, कोई भी कंट्री मेंबर बन जाता है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का, तो व्हाट विल बी द बेनिफिट और कंसिक्वेंसेस। इट विल हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। सही है, कुछ ऐसा नहीं है, और सिंपल सा स्टेटमेंट है। आपको अगर पता होगा एनएसजी के बारे में, इंडिया इसका मेंबर बनना चाहता है लेकिन चाइना अपोज कर रहा है, तो हाँ इंडिया को ये बेनिफिट होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। अब सेकंड है, इट विल ऑटोमेटिकली बिकम ए मेंबर ऑफ ट्रीटी ऑफ एनपीटी। अब ये क्या है,
एनपीटी और एनएसजी दोनों सेपरेट इशू है, इसका कोई लेना देना नहीं है, तो डेफिनेटली ये गलत है। और यूपीएससी की जनरली आदत होती है कि जबरदस्ती का स्टेटमेंट बना रहे, इट विल ऑटोमेटिकली बिकम ए मेंबर, ऐसा ये जबरदस्ती का बनाया गया स्टेटमेंट है कि अब मैं कहूं कि यूनाइटेड नेशंस का कोई मेंबर है, इट विल ऑटोमेटिकली बिकम अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूएचओ, कुछ ऐसी जरूरत नहीं है, उसको अलग से बनना पड़ेगा मेंबर, ऑटोमेटिकली कुछ भी जनरली नहीं हो जाता, और ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि एक्सट्रीम है। और ऐसे भी आप देख रहे हो कि एनपीटी और एनएसजी दोनों सेपरेट चीज है, दोनों आप एक टॉपिक के अंडर नहीं पढ़ोगे, तो डेफिनेटली आप मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन सेटर ऐसा काम करता है कि जबरदस्ती आपको बहा देगा फ्लो में, लेकिन हाँ वो गलत होगा। नाउ कमिंग टू द 8th क्वेश्चन, अब ये decision to levy an equalization tax of 6% on online advertisement services offered by the non-resident entities। अब ये उस बार के फाइनेंस एक्ट के तहत ये इंट्रोड्यूस किया गया था, तो डेफिनेटली इनकम टैक्स वो करंट अफेयर्स में था कि फाइनेंस एक्ट के तहत ये इक्वलाइजेशन टैक्स ऑफ 6% लेवाई किया गया था, तो डेफिनेटली इनकम टैक्स एक्ट के तहत नहीं था। उस साल के करंट अफेयर्स को आपने अगर डिटेल में पढ़ा होता तो डेफिनेटली यू विल बी नोइंग कि हाँ वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत तो नहीं किया गया है। और non-resident entities that offer an advertisement services in India can claim a tax credit in their home country under the DTAA। अब DTAA और इक्वलाइजेशन टैक्स का कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग कंसेप्ट है, दोनों अलग चीजें है। यहाँ क्या कर रहा है जो क्वेश्चन सेटर है, जबरदस्ती का स्टेटमेंट बना रहा है, तो जबरदस्ती के स्टेटमेंट में आपको ट्रैप नहीं होना है। ये आपको अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा आपका ज्यादा चांस है कि गलत हो जाएगा, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि उस साल का अगर करंट अफेयर्स करके गए होते तो 6% का जो इक्वलाइजेशन टैक्स है वो फाइनेंस एक्ट के तहत आया गया, तो ये गलत है। और दूसरा, ये अगर आपको नहीं भी पता है तो यूपीएससी आपको ये पता होना चाहिए यूपीएससी जबरदस्ती का स्टेटमेंट बनाता है। अब डीटीए अलग चीज है, इक्वलाइजेशन टैक्स का कंसेप्ट अलग चीज है, तो अब जबरदस्ती इसको लिंक कर रहा है जो सेंस नहीं बनता है। आपको थोड़ा सा भी अगर इक्वलाइजेशन टैक्स के बारे में पता होगा तो उसका डीटीए से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, लेना देना ही नहीं है, तो जबरदस्ती का स्टेटमेंट बनाया गया। तो हाँ ठीक है, अब आपको नॉलेज वाइज भी थोड़ा पता होना चाहिए, ऐसे आप नहीं फिगर आउट कर पाओगे, लेकिन हाँ बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि जबरदस्ती का स्टेटमेंट बनाया जाता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ये अलार्म बेल आपके दिमाग में बजनी चाहिए कि यूपीएससी ये काम करता है, कि एटलीस्ट आपको ये हेल्प मिल जाए ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में और राइट आंसर फिगर आउट करने में। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, रीजन बीइंग कि अब मेरे को 100 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में डिस्कस करने हैं, और रफली ये वीडियो 1 घंटे से ज्यादा का हो सकता है। आप एंड तक डेफिनेटली देखिए, आपको डेफिनेटली काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और यहाँ पे एफआरबीएम रिव्यू कमेटी रिपोर्ट के बारे में जो अंकित सिंह ने पब्लिश की थी, अंकित सिंह जिसके चेयरमैन थे, तो अब उसके ऊपर फैक्चुअल सवाल है। अब मैं डिटेल में फैक्ट्स चलो इस क्वेश्चन के लिए डिस्कस कर देता हूं। जो उन्होंने कहा था कि जो डेट टू जीडीपी रेशियो होना चाहिए 60%, 40% फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 20% फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, तो पहला स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ पे जस्ट स्वैपिंग कर दिया गया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी स्वैप कर देते हैं फैक्ट्स को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का 49% और स्टेट गवर्नमेंट का 21%, ये स्वैप है, जिसके चलते सेकंड स्टेटमेंट गलत है। और थर्ड, ये आर्टिकल 292 या 293 को जस्ट कोट कर दिया गया है, तो आंसर यहाँ पे C1 और 3 ओनली है। अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये बताना चाहूंगा कि जब आप लक्ष्मीकांत रिवाइज करते हैं तो आप जो उसमें अगर कुछ खुद का नोट्स बना लिए हैं या फिर उसमें मार्क कर लिए हैं तो डेफिनेटली दैट इज अ गुड स्ट्रैटेजी, लेकिन उससे भी इजियर वे होता है रिवाइज करने का कि आप गूगल पे जाएं, या फिर आपके पास अगर पीएम बख्शी है तो दैट इज वेरी गुड। तो आप आर्टिकल 1 टाइप करें गूगल में और आर्टिकल 1 की लैंग्वेज पढ़ ले, उसी तरह आर्टिकल 2 की लैंग्वेज पढ़ ले, इसी तरह करते करते आप आर्टिकल 370 तक की लैंग्वेज पढ़ ले। एक आर्टिकल की लैंग्वेज पढ़ने में मुश्किल से आपको 2 से 3 मिनट लगेगा, तो 370 अगर आर्टिकल्स आपको पढ़ने तो मुश्किल से 800 से 900 मिनट, मतलब कि 10 से घंटे में आपका पूरा लक्ष्मीकांत रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी जनरली जो आर्टिकल में लैंग्वेज है उसी पे सवाल फोकस करता है, वो इधर उधर की बातें नहीं पूछा जाता है जनरली। अब सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में 2 लक्ष्मीकांत में दिया गया, यूपीएससी को उतना इंटरेस्ट नहीं होगा, यूपीएससी को क्या कॉन्स्टिट्यूशनल क्या चीज है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। तो डेफिनेटली आप कॉन्स्टिट्यूशन के जितने आर्टिकल्स एक बार गो थ्रू कर लेंगे, और अगर आपके पास पीएम बख्शी नहीं है तो थ्रू गूगल, या फिर अगर आपके पास पीएम बख्शी है तो केवल जो आर्टिकल की लैंग्वेज है उसको केवल रीड कर लीजिए फ्रॉम आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 370, तो आपका रिवीजन काफी अच्छे से हो जाएगा, और इवन आपको आर्टिकल्स भी याद हो जाएंगे जो आपको मेंस में कोट करने के लिए काफी हेल्प मिलेगी। Now coming to the 10th question, the quantity of imported edible oil is more than the domestic production of edible oil in the last 5 years। अब आपको भी मलेशिया से इंडिया ने जो पाम ऑयल है उसका इंपोर्ट को रोक दिया है, और मतलब डायरेक्ट वे में नहीं, इनडायरेक्ट वे में रोक दिया है। और रीजन ही उसका सिंपल है कि इंडिया एडिबल ऑयल कुछ ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाता, इंपोर्ट ज्यादा करता है। ये प्रोमिनेंट चीज है, काफी न्यूज में रहती है, क्योंकि एग्रीकल्चरल गुड्स में देखेंगे इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है राइस और इंपोर्ट करता है एडिबल पाम ऑयल, सॉरी एडिबल ऑयल्स, जिसमें पाम ऑयल काफी प्रोमिनेंट है। तो ये चीजें जनरली आप अगर 1 साल अगर पढ़े होंगे तो आपको आइडिया होगा। अब सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि द गवर्नमेंट डज नॉट इंपोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स एज अ स्पेशल केस। अब कोई भी कंट्री जब किसी चीज का इंपोर्ट ज्यादा होता है तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगाती है इंपोर्ट कम करने के लिए,
कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंसेंटिवाइज हो। ये कॉमन सेंस की बात है। और ऊपर से ये स्टेटमेंट को भी एक्सट्रीम बना दिया गया, द गवर्नमेंट डज नॉट इंपोज एनी कस्टम ड्यूटी, कोई सी भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगाती। ऐसा जीरो कस्टम ड्यूटी किसी गुड्स पे लगे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम है ये। अगर थोड़ा सा भी अगर समझ के मुताबिक देखेंगे तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है, तो आपका आंसर A1 ओनली निकल जाएगा। अब इससे ज्यादा मैं कहूं, अगर बेसिक सा आइडिया है कि एग्रीकल्चर गुड्स पे किसका ज्यादा एक्सपोर्ट होता है इंपोर्ट होता है, इतना ही पता है तो डेफिनेटली ये सवाल आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। 11th क्वेश्चन फैक्चुअल था, इसमें आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर मॉडर्न इंडिया अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली कुछ गेस वर्क कर सकते थे, या फिर अगर डायरेक्ट पता है तो काफी अच्छी बात है, लेकिन अब इसमें कुछ ज्यादा ट्रिक्स बताने लायक है नहीं। आगे बढ़ते हैं। आधार कार्ड कैन बी यूज्ड एज ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। यही तो मेन बात है कि ये सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। सिटीजनशिप का प्रूफ केवल पासपोर्ट ही होता है और कोई सा भी डॉक्यूमेंट सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं होता है। ये आधार के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये पता होगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। नाउ कमिंग टू द सेकंड स्टेटमेंट, वंस इशूड आधार नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय द इशूइंग अथॉरिटी। अब क्या है कि अब कोई मर गया, आज से अगर अब कोई सा भी कानून अगर बनाया जाता है ना, तो लंबे टाइम के दौरान का इंटरवल को सोच के बनाया जाता है। अब आज से 100 साल बाद अगर अभी किसी का अगर आधार नंबर किसी को इशू कर दिया गया, वो मर गया, उसके बाद वो 100 साल तक उसका आधार नंबर डीएक्टिवेट नहीं करे या ओमिट नहीं करे, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। कोई अगर मर चुका है तो उसको डीएक्टिवेट करने का पूरा सेंस बनता है। और जब भी अगर कोई लॉ बनाया जाता है या कोई स्कीम बनाई जाती है, काफी सोच समझ के बनाई जाती है। तो वंस इशूड आधार नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय द इशूइंग अथॉरिटी, तो ऐसे थोड़ा गलत लग रहा है कि अगर वो मर गया तो डेफिनेटली उसको डीएक्टिवेट करना ही चाहिए। और दूसरी बात, प्राइवेसी की भी बात यहां पे आती है कि अगर कोई कंसेंट दे रहा है, आधार नंबर उसको मिल रहा है, उसके बाद अगर वो चाहता है कि डेफिनेटली उसका जो भी डिटेल्स है या फिर डेटा है उसको डिलीट कर दिया जाए, तो कुछ राइट टू बी फॉरगॉटन का क्लॉज होना चाहिए। तो डेफिनेटली सेकंड स्टेटमेंट ऐसे ही एक्सट्रीम लग रहा है, तो डेफिनेटली ये गलत है। और पहला तो गलत है ही, आपको इतना पता होगा कि वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं होता है। और एक काम की बात बता देता हूं कि जनरली नेगेटिव स्टेटमेंट गलत होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट सही होता है। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, आधार नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय द इशूइंग अथॉरिटी। अब हुआ क्या होगा, क्वेश्चन सेटर ने कहीं पढ़ा होगा कि आधार नंबर कैन बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय द इशूइंग अथॉरिटी, और उसको जस्ट पलट दिया है, कैन का कैनॉट कर दिया है इस स्टेटमेंट को जबरदस्ती गलत बनाने के लिए। ये जो अलार्म बेल है आपके दिमाग में बजनी चाहिए जब ये आप सवाल पढ़ रहे हैं। तो बस मैं आपको ये बताने के लिए ये चीज यहाँ पे अब बता रहा था कि नेगेटिव स्टेटमेंट जनरली गलत होता है। अब मैं जनरली बोल रहा हूं, तो अब ये आप लेकर मत चलिए कि गलत ही होगा। हाँ, अलार्म बेल बज जानी चाहिए कि नेगेटिव स्टेटमेंट है, ज्यादा चांस है ये गलत होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। Which of the following have shrunk immensely, dried up in the recent past due to human activities? अराल सी के बारे में आपने पढ़ा होगा, वो दो नदी आती है, अमूर दरिया, सिर दरिया, वो सूखने लगी है तो अराल सी सूखने लगा है। अब ये वर्ल्ड ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो बेसिक सा फैक्ट है, तो अराल सी तो होने ही वाला है। अब ब्लैक सी क्या है कि वो फूलता फलता सी है, वो पानी है, वो अच्छा खासा सी है, और वो ओशन से भी सटा हुआ है। ओशन से इन द सेंस कि मेडिटेरेनियन सी से सटा हुआ है, और मेडिटेरेनियन से फाइनली अटलांटिक सी से सटा हुआ है, तो डेफिनेटली वो पानी कम हो जाए सेंस नहीं बनता है, तो 2 तो नहीं होगा। जब 2 नहीं होगा तो बचा 1 ओनली और 1 and 3 ओनली। अब यहाँ पे अराल सी होना है। अब पूरा का पूरा कंफ्यूजन था कि लेक बैकाल होगा या नहीं होगा, और कोचिंग के जो कीज आ रहे थे उसमें भी कंफ्यूजन था, और यूपीएससी ने क्या आंसर एक्सेप्ट किया मेरे को भी पता नहीं है। तो आंसर जो यूपीएससी ने किया होगा ए और डी के बीच में ही किया होगा। मैंने मार्क किया था, डी मार्क किया था कि अब लेट से अगर केवल अराल सी ही होता तो यूपीएससी उसको सिंगल लाइनर क्वेश्चन की तरह भी उसको दे सकता था कि 4 ऑप्शन दे देता है, अराल सी, ब्लैक सी, लेक बैकाल, और भी कोई चिपका देता है, आंसर हो जाता है अराल सी। लेकिन जब 3 यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं तो डेफिनेटली एक सही हो उसका चांस थोड़ा कम बन रहा था, और लेक बैकाल ऐसे भी इट इज सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल द साइड्स, तो चांस हो सकता है कि ये सूख रहा हो। तो अब वही है कि अब कंफ्यूजन है, तो फाइनली यूपीएससी ने क्या एक्सेप्ट किया मेरे को पता नहीं, तो आंसर ए और डी के बीच में होगा। तो यहां तक आप विद लॉजिक आप डिराइव कर सकते थे। नाउ कमिंग टू द 14th क्वेश्चन, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? द आंसर इज वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। अब मैं ये चीख कर चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, जितनी भी रिपोर्ट है 100 से 200 अगर जितनी भी रिपोर्ट है कौन पब्लिश करता है ये आपको पता होना चाहिए। और 5 से 10 जो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, जैसे जेंडर गैप इंडेक्स हो गया, हंगर इंडेक्स हो गया, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ, उसमें पैरामीटर्स क्या क्या है ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड पैरामीटर यूपीएससी ने पूछ लिया, हंगर इंडेक्स से रिलेटेड जो 4 पैरामीटर है यूपीएससी ने पूछ लिया। अब आगे जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में पूछ सकता है। जो प्रोमिनेंट 5 से 10 रिपोर्ट है उसमें क्या क्या इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं इन ऑर्डर टू डिराइव द रैंकिंग्स ऑफ वेरियस कंट्रीज, वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये आप डिटेल में कर लीजिएगा, एक ना एक सवाल तो आना है कि 2 सवाल भी आ सकता है, तो डेफिनेटली दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। Which of the following links all the ATMs in India?
अब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को से यूपीएससी को बड़ा लगा हुआ है। रीजन बीइंग के फाइनेंशियल इंक्लूजन में सबसे बड़ा रोल आरबीआई के बाद यही प्ले करता है। तो जनरली जितना भी एटीएम्स की लिंकिंग हो, चाहे रुपे कार्ड इशू करना हो, भीम ऐप हो, यूपीआई हो, ये सारा काम इसी ने किया है। तो अब एक ना एक सवाल हर साल आ जाता है या 2 साल में एक बार सवाल आ जाता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये इजी सवाल नहीं बोलूंगा, ये मीडियम लेवल का सवाल था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द अमाउंट दैट द बैंक्स हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड्स टू ऑफसेट एनी लॉस दैट द बैंक्स इनकर इफ द अकाउंट होल्डर्स फेल टू रिपे ड्यूज। अब ये करेक्ट डेफिनेशन है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। CAR इज इक्वल टू टियर 1 प्लस टियर 2 कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स। ये जो डेफिनेशन है बिल्कुल सही है और ये बैसल नॉर्म्स के द्वारा डिसाइड होता है, इंडिविजुअल बैंक डिसाइड नहीं करता, इवन आरबीआई भी डिसाइड नहीं करता। नॉर्म्स वहां पे जो है वो बेसल कमेटी के द्वारा डिसाइड है। आरबीआई को थोड़ा डिस्क्रिप्शन होता है इन ऑर्डर टू चेंज सर्टेन डेफिनेशंस, लेकिन इंडिविजुअल बैंक का यह रोल नहीं होता है। तो यहीं पे ट्रैप था और इसका आंसर हो जाएगा ए वन ओनली। ये बेसिक सा फैक्चुअल और थोड़ा कंसेप्चुअल सवाल था, बेसिक इकोनॉमिक्स का स्टैटिक का पार्ट था। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस के बारे में है कि द आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म आधार प्रोवाइड्स एन ओपन एपीआईज। व्हाट डज इट इम्प्लाई? इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आइरिस इज पॉसिबल। अब सेकंड स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है, होता होगा आइरिस के साथ पॉसिबल, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और दूसरा इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये भी सही है। अब थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप ऐसे सोचोगे कि ये काफी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो आपको लगेगा कि मे बी गलत हो, लेकिन यहाँ पे ये सही है। लेकिन जनरली एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 18th क्वेश्चन। अब यहाँ पे कहाँ पे माल न्यूट्रिशन और फेमिन ये सब चल रहा है, तो ये आप करंट अफेयर्स फॉलो करोगे तो आपको पता होगा येमेन साउथ सूडान में काफ़ी मतलब हड़कंप मच रखा है, दुविधाएं, स्टारवेशन और फेमिन वगैरह वहाँ पे हो रहा है। येमेन में हाउथी रेबल्स का प्रॉब्लम है। तो ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड थोड़ा सा मैं बोलूँगा मीडियम, इजी टू मीडियम लेवल का सवाल था। कुछ ऐसा नहीं था कि आप नहीं कर पाते, आप एलिमिनेशन से आसानी से सॉल्व कर लेते। रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब ये स्पेक्ट्रम का बेसिक सवाल है। यहाँ पे वर्नाकुलर एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट लोअर लेवल्स एंड इंग्लिश एट हायर लेवल्स को प्रोपेगेट किया गया था। अब यहाँ पे इंग्लिश एट ऑल द लेवल्स बोल रहा है तो ये गलत है। थर्ड गलत है, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा ये 1 and 2 ओनली। और ये मैं कहूंगा इजी ही सवाल था। एक स्टेटमेंट आप गलत प्रूव करके आंसर निकाल रहे हैं तो डेफिनेटली ये इजी सवाल था और इतना पता होना चाहिए। वुड्स डिस्पैच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम मॉडर्न इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये पार्लियामेंट की कमेटी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे बायलॉज, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन से रिलेटेड कौन सी कमेटी होगी? अब कॉमन सेंस भी है कि ये कमेटियों सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का ही काम होगा। बायलॉज और ये सब रूल्स सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का दूसरा नाम है। तो ये सिंपल का सही क्वेश्चन था। अब ये 21st क्वेश्चन पे यहाँ पे देखिए, As per the Right to Education Act, to be eligible appointment as a teacher in a state, a person would be required to possess the minimum qualification laid down by the concerned State Council of Teacher Education. And second statement says that as per RT Act for teaching primary classes, a candidate is required to pass a teacher eligibility test conducted in accordance with the National Council of Teacher Education guidelines. And third is, in India, more than 90% of the teacher education institutions are directly under the state governments. यहाँ पे गलत कहाँ हो सकता है? यहाँ स्टेट काउंसिल की जगह नेशनल काउंसिल हो, यहाँ पे नेशनल काउंसिल की जगह स्टेट काउंसिल हो। यहाँ पे फैक्ट गलत हो सकता है कि 90% की जगह कुछ और हो, परसेंटेज हो, 10 हो, 20 हो, 30, 40 कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, आरटी एक्ट जब पास किया गया है तो ये इंश्योर किया जाएगा थ्रू आउट द कंट्री अक्रॉस ऑल द स्टेट्स एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड हो। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड होने के लिए यहाँ पे स्टेट काउंसिल नहीं, ये नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन को ही काम करना चाहिए। थोड़ा सा लॉजिक ऐसा कहता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट वहां से गलत होगा। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगा, 2 और 3 के बीच में गेम यहाँ पे आ गई, 2 ओनली और 3 ओनली। 2 ओनली फिर वैसी लॉजिक से देखिएगा कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन को ही करना चाहिए क्योंकि अक्रॉस ऑल द स्टेट्स एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड मेंटेन हो। तो सेकंड आपको सही लग रहा है। थर्ड, यहाँ फैक्ट्स है तो 90% तो गलत होने का चांस है कि फैक्ट में कुछ हेरा फेरी हो, और 90% मोर देन 90% बोल दिया गया है तो थोड़ा ऐसे ही स्टेटमेंट को एक्सट्रीम बना दिया गया। कहा जाता है मोर देन 50%, तो कुछ हद तक लगता है मे भी सही हो। मोर देन 90%, अब वो प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जा सकता है, नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट मोर देन 90% करते हैं, थोड़ा ज्यादा ही एक्सट्रीम है। ऊपर से यहाँ पे फैक्ट है तो ज्यादा चांस है गलत हो सकता है, और सेकंड के ज्यादा चांस लग रहे हैं सही होने के। तो आंसर आप B2 ओनली मार्क कर सकते हो, जो आपका सही आंसर होगा। और एक काम की बात बता देता हूं इस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड
कि इस ईयर में दिक्कत क्या थी कि क्वेश्चंस काफी डिफिकल्ट थे, तो ज्यादा सवाल आपको बाय फैक्ट्स या बाय नॉलेज उतने सॉल्व नहीं होते। और इवन तीनों को ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के बाद जो ऑप्शन बचेगा, मतलब थ्रू आप एलिमिनेशन टेक्निक आप सॉल्व कर रहे हो, तो भी अगर लेके चलोगे विद कंफर्मिटी, तो जनरली क्या होता है कि 40 से 45 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेते हो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट और अच्छे से प्रीलिम्स की तैयारी करके गए हो। विद श्योरिटी मैं बोल रहा हूं, ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको 40-45 सवाल ही कर पाओगे या करने हैं। विद श्योरिटी कि आप जो ऑप्शन मार्क कर रहे हो आप 100% श्योर हो कि इसका आंसर यही है, वो मुश्किल से 40 से 45 सवाल होता है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में 2018 में इवन आफ्टर स्कोरिंग 130 प्लस मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे 35 से ज्यादा कोई ऐसे सवाल नहीं थे जिसमें 100% में श्योर था कि आंसर यही है। तो इसमें क्या है कि ज्यादा सवाल में आपको थोड़ा गेसवर्क करना होगा। अब गेसवर्क में क्या है कि टाइम ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, तो आपको जो सवाल अच्छे से आते हैं उसको कम टाइम में करना होगा। बाकी सो डैट कि जो सवाल आपको उतने अच्छे से नहीं आते हैं, जहां पे आपको थोड़ा स्मार्ट गेसवर्क करना है, उसके लिए टाइम ज्यादा बचे। जो ज्यादा टाइम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में नहीं दे पाएगा फॉर दोज क्वेश्चंस जहां पे आपको आधा अधूरा ज्ञान है, तो डेफिनेटली आपके गलत होने के चांसेस ज्यादा है और आपके इस रेस से आउट होने के भी चांस ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर आता है तो आपको स्पीड राइट फ्रॉम द फर्स्ट मिनट पिकअप करनी होगी। नाउ कमिंग टू द 22nd क्वेश्चन। अब ये इसमें ज्यादा कुछ आप कर नहीं सकते हैं, फैक्चुअल सवाल है, तो आप इस सवाल को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अब 23rd क्वेश्चन है, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स 2000 एक्ट ऑफ 2016 रिप्लेस द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट 1954। किया होगा, कुछ ऐसा एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है। 2006 का एक्ट आपको पता होगा, आप फसाई बॉडी के बारे में पढ़ते होगे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो इसी एक्ट के तहत बनाई गई थी 2006। और पहले का कोई एक्ट होता होगा 1954 का, उसको रिप्लेस किया होगा। और यूपीएससी ईयर में हेरफेर नहीं करता है कि कोई एक्ट को जबरदस्ती 1954 का 56 कर दे, आज तक नहीं किया, तो ज्यादा चांस है कि ये सही होगा। Food Safety and Standards Authority of India is under the direct charge of Health Services, Director General of Health Services in the Union Ministry of Health and Family Welfare। अब ये क्या, ये स्टेटमेंट गलत है। रीजन बीइंग कि ये हेल्थ मिनिस्ट्री के तहत तो आता है, लेकिन हाँ ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसी डायरेक्टर जनरल के अंडर नहीं आता, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है। आंसर हो जाएगा A1 ओनली। अब दिक्कत की बात ये थी कि पहले फसाई जो बॉडी थी वो फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाले मिनिस्ट्री के अंडर आती थी, उसको शिफ्ट किया गया था हेल्थ मिनिस्ट्री में और इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया गया था। जिस बंदे को ये पता हो कि हाँ वो फूड सेफ्टी एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री के तहत है, लेकिन हाँ वो अपडेट अपना इंफॉर्मेशन नहीं किया हो कि वो हेल्थ मिनिस्ट्री में ट्रांसफर हो गई है, वो इस क्वेश्चन स्टेटमेंट को गलत मानेगा और उसका गलती से सही हो जाएगा। क्योंकि आपको ये पहले नॉलेज पता होनी चाहिए कि पहले वो फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री के तहत आता था, उसके बाद वो फिर ट्रांसफर करके हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आने लगा, उसके बाद इसको इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया गया। इतना नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी जाके आपको ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आप सही से आप मार्क कर पाओगे कि ये सही है या गलत है, और कौन सी बॉडी किस मिनिस्ट्री के तहत है, कौन सा एक्ट किस तहत मिनिस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, इसमें यूपीएससी को बहुत इंटरेस्ट है। तो अब कौन सी मिनिस्ट्री क्या काम करती है एक बार आपको आइडिया होना चाहिए। और मैं एक वीडियो ये इस पर्टिकुलर इशू पे जरूर बना दूंगा कि जहां पे कंफ्यूजन होता है कि ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के तहत है, ये पॉलिसी किस मिनिस्ट्री के तहत है, ये एक्ट कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है, या फिर इंडिया एयर बुक में जो जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, तो वो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो में कवर कर दूंगा। जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, ये आपको लगेगा कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री करती होगी, फॉरेस्ट इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के तहत आता है, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इंप्लीमेंट करती है। यहाँ पे यूपीएससी ट्रैप करता है, ऐसा ही ट्रैप करता है, जहां पे कंफ्यूजिंग हो वहां पे वो मिनिस्ट्री में यूपीएससी ट्रैप करता है। टू स्टेट सॉल्यूशन अब इजराइल से रिलेटेड है, इजराइल पैलेस्टीन, अब ये भी डिस्कस करने की कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की यहाँ बात हो रही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द फैमिलीज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ बीपीएल ओनली आर एलिजिबल टू रिसीव द सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स। अब दिक्कत की बात क्या है कि टारगेटिंग यहाँ इफेक्टिव होती नहीं है। एपीएल को भी दिया जाता है, बीपीएल तो कवर होती है, एपीएल भी कवर होते हैं, और ये 66% ऑफ द पॉपुलेशन को टारगेट यहां किया जाता है पीडीएस के थ्रू, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। अब बिलो पॉवर्टी लाइन तो लोग बाग 20 से 30% के आसपास हैं, तो डेफिनेटली आपको ये फैक्चुअली लग रहा है ये गलत है। ऊपर से ओनली चिपक गया, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। तो 1 गलत है, आपका आंसर बचेगा B2 ओनली और D3 ओनली। The eldest woman in a household of age 18 years or above shall be the head of the household for the purpose of issuance of ration card। सही स्टेटमेंट। आप अगर पीडीएस के बारे में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में पढ़े होंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए। और यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स आर इंटाइटल्ड टू टेक ए टेक होम राशन ऑफ 1600 कैलोरीज। ये गलत है। 6000 रुपए उन लोगों को मिलते हैं इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना के तहत, या फिर अभी उसका नाम बदल दिया गया है मातृ वंदना योजना। तो ये फैक्चुअली गलत है। आप स्कीम्स के बारे में यूपीएससी पूछती है,
और यहाँ पे आप एक ऑप्शन को आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे, और थोड़ा आप डिटेल में पढ़ेंगे तो ये भी आपका सही हो सकता था। अब ये जीआई एक्ट 1999 किसके ऑब्लिगेशंस को कंप्लाई करने के लिए बनाया गया था? डब्ल्यूटीओ है। अब ये ट्रिप्स आपको पता होना चाहिए, ट्रिप्स क्या है, ट्रिप्स प्लस क्या है, ये सब चीज़ें बेसिक सी चीज़ें इकोनॉमिक्स में आपको पता होनी चाहिए। इजी सवाल था ये। Now coming to the 27th question. In India, state governments do not have the power to auction non-coal mines. Second statement says that Andhra Pradesh and Jharkhand do not have gold mines. And third statement says that Rajasthan has iron ore mines. अब आपका माइनिंग का नॉलेज भाड़ में गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप पढ़ के गए हैं कि नहीं कि कहाँ कौन सा माइन से मिनरल्स पाया जाता है। नहीं भी पता हो तो भी आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन गलत हो रहा है, डेट मीन्स की स्मार्ट गेसवर्क आप लैक कर रहे हो। सीधी सी बात है, पॉजिटिव स्टेटमेंट सही होता है, नेगेटिव स्टेटमेंट गलत होता है। मैं आपको अगर बोलूंगा कि झारखंड में फलना चीजें नहीं पाई जाती हैं, लेट से मैं आपको बोलूं कि झारखंड में गोल्ड नहीं पाया जाता है, आप कैसे पता कर लोगे कि झारखंड में गोल्ड नहीं पाया जाता है? हो सकता है कि गोल्ड पाया जाता हो और अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया हो। तो आप विथ श्योरिटी आप ये नहीं कर सकते हो कि ये मिनरल यहां नहीं पाया जाता है। हाँ, पाया जाता है, या आप श्योरिटी के साथ कह सकते हो। अगर झारखंड में कहीं पे माइनिंग या फिर एक्सप्लोरेशन करने के बाद गोल्ड माइन मिल गई तो दैट मींस क्या आप कह सकते हो कि झारखंड में गोल्ड माइन पाया जाता है। लेकिन आप ये कहोगे कि झारखंड में गोल्ड माइंस नहीं पाया जाता है, वो थोड़ा ऐसे ही आपको लग रहा है कि गलत है। आप नेगेटिव स्टेटमेंट विद श्योरिटी नहीं बोल सकते हो। और दूसरी बात, होता क्या है, क्वेश्चन सेटर के एंगल से देखिए। क्वेश्चन सेटर ने देखा होगा किसी किताब में कि आंध्र प्रदेश से झारखंड में भाई साहब गोल्ड माइंस मिलती है, उसको पलट दिया है कि नहीं मिलती है। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही है, वो फील नहीं आ पा रही है, तो आप ऐसे ही इन जनरल आप याद करके रख सकते हो कि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आर जनरली करेक्ट, नेगेटिव स्टेटमेंट्स आर जनरली रॉन्ग। मैं कहूं कि आंध्र प्रदेश एंड झारखंड हैव गोल्ड माइंस, ज्यादातर चांस है कि वो स्टेटमेंट सही है। मैं ये कहूं कि आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस, ज्यादा चांस है कि वो स्टेटमेंट गलत है। बस इतनी ही बुनियाद आपको अगर पता है तो आपका ये सवाल सही हो जाएगा। और भी अगर मैं लॉजिक के साथ बताऊं तो किसी बुक में आपको यह लिखा हुआ मिल जाएगा कि झारखंड में फलना 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 मिनरल पाया जाता है। किसी बुक में यह नहीं लिखा होगा कि झारखंड में फलना 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 मिनरल नहीं पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पॉजिटिव स्टेटमेंट के रूप में किताब में लिखा हुआ मिलता है। अब क्वेश्चन सेटर वो किताब को उठाएगा, देखेगा कहां कहां क्या मिलता है, कहां क्या नहीं मिलता है। किसी बुक में नहीं लिखा होता है तो क्वेश्चन सेटर को नहीं पता होगा क्या कहां पे क्या नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन सेटर विद श्योरिटी नहीं मान सकता है कि यहां पे ये नहीं मिलता है। क्वेश्चन सेटर बुक पढ़ेगा, वो देखेगा कि यहां यहां ये मिलता है, बस उसको पलट दिया है कि यहां पे ये नहीं मिलता और ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। अब मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूं, आपको समझ में आता है तो ठीक है, दैट्स गुड। और अगर नहीं अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप ये लेके चल सकते हो, इन जनरल पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। अब यहां पे देख लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस, गलत है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। सेकंड भी नेगेटिव स्टेटमेंट है, गलत है। थर्ड पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सही है। और अगर मैं नॉलेज की बात करूं तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स ऑक्शन कर सकते हैं, जो मेजर मिनरल्स होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, और जो माइनर मिनरल्स होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, अकॉर्डिंग टू MMRDA, माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 1957। अब यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? D3 ओनली। अब मैं लॉजिक आपको बता दिया हूं, एक या दो सवाल आपके ऐसे ही सही हो जाएंगे आपको ये लॉजिक अगर पता है तो। जितना ये सारे क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लग रहे होंगे उतने डिफिकल्ट थे नहीं, अगर स्मार्ट गेसवर्क से सॉल्व कर रहे हो। ये पूरा का पूरा पेपर 2018 का स्मार्ट गेसवर्क पे ही बेस्ड था। अब यहां पे भी अगर मैं 28वां सवाल बताऊं तो भीम के बारे में किसी को याद नहीं रहेगा कितने फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन है। अब ये सवाल कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। भीम ऐप अलाउज द यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विद अ यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट। अगर भीम ऐप किसी ने यूज किया होगा, बिल्कुल सही सी बात है, यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट से ट्रांसफर किया जा सकता है भीम ऐप के थ्रू। कोई गलत चीज यहां पे नहीं लिखी हुई है, सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? व्हाइल ए चिप पिन डेबिट कार्ड हैज 4 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, भीम ऐप हैज ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन। पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरे स्टेटमेंट को आप गौर से देखिए, यहां पे दो फैक्ट है, यहां पे 4 और यहां पे 2। अब 2 फैक्ट है, दोनों फैक्ट के सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाती है। क्यों? यहां पे जो फैक्ट है कि 4 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, ये 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, ये सही है, इसकी प्रोबेबिलिटी है हाफ। और भीम ऐप हैज ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, ये भी फैक्ट सही है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी है हाफ। दोनों सही है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हाफ इंटू हाफ, दैट इज 1/4। तो दोनों फैक्ट सही है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, दैट इज 25%। कि ये स्टेटमेंट सही होने की प्रोबेबिलिटी है 25%, गलत होने की प्रोबेबिलिटी है 75%। ज्यादा चांस है कि स्टेटमेंट गलत होगा, आपको मान के चलना है ये स्टेटमेंट गलत है
और आपको ये स्टेटमेंट जब गलत है तो आंसर हो जाएगा A1 ओनली। तो मैं काम की चीज ये बताना चाह रहा हूं इन शॉर्ट कि अगर किसी स्टेटमेंट के बारे में आपको आइडिया नहीं है कि सही है गलत है, वहां पे अगर दो फैक्ट चिपकाए गए हैं तो ज्यादा चांस है कि वो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर एक भी फैक्ट गलत है तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब 29 अब मैप वर्क पे बेस्ड था, इसका आंसर बैंगलोर है। अब यहाँ डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता। ये करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल था। आईएलओ का जो कन्वेंशन 138 182 है वो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। न्यूज में इसलिए था क्योंकि चाइल्ड लेबर का जो पर्टिकुलर एक्ट है 1986 का, उसको अमेंड किया गया था इसी पर्टिकुलर कन्वेंशन को कॉम्प्लाई करने के लिए। अब ये मनी बिल से रिलेटेड सवाल है। अब आर्टिकल 110 को उठाया गया, चेप दिया गया है, उठा के डायरेक्टली डाल दिया गया है। इससे साफ साफ ये इंडिकेट किया जा रहा है कि आर्टिकल्स की रीडिंग होनी चाहिए। आप आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 370 एक बार पीएम बख्शी से या गूगल पे रीड कर लीजिएगा। दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिवीजन। अगर आपने वो कर लिया तो ये सवाल गलत नहीं होगा। नाउ कमिंग टू द 32nd क्वेश्चन। अब ये भी पॉलिटी से रिलेटेड है। अब इसको डिस्कस करने का मतलब नहीं बनता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड, वैल्यू ऑफ द वोट से रिलेटेड सवाल था। तो ये इजी सवाल मैं कहूंगा। लक्ष्मीकांत अगर चार्ट के गए हैं तो ये सवाल आपका गलत नहीं होने वाला है। नाउ कमिंग टू द 33rd क्वेश्चन। In the Indian context, what is the implication of ratifying additional protocol with the International Atomic Energy Agency? अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसका एनएसजी से कोई लेना देना नहीं है। जबरदस्ती दो ऑर्गेनाइजेशन को चिपकाने का काम यूपीएससी करती है। वहां पे आपके मतलब सिग्नल खड़े होने जाने चाहिए। अब ये जो थर्ड है, द कंट्री विल हैव द प्रिविलेज टू बाय यूरेनियम फ्रॉम द एनएसजी एंड द कंट्री ऑटोमेटिकली बिकम्स ए मेंबर ऑफ एनएसजी। ऑटोमेटिकली, ये सब वाहियात स्टेटमेंट है, जबरदस्ती का बना गया। आपको देख के समझ में आना चाहिए, सीडी नहीं होगा। अब आईएईए से रिलेटेड क्या है, सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स कम इनटू अंडर आईएईए सेफगार्ड्स और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस कम अंडर आईएईए। अब ए और बी में होना है। ज्यादा चांस है कोई भी कंट्री सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स को अलाउ कर देगा अंडर आईएईए सेफगार्ड्स। मिलिट्री को करे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि मिलिट्री में वहां पे प्राइवेसी और सिक्योरिटी का ज्यादा मामला रहता है, तो कम चांस है कि बी सही हो। एक का ज्यादा चांस लग रहा है। और आईएईए ऐसे अगर आप पढ़े होंगे तो डेफिनेटली ये सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड है। 34th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ एशियान। अब आरसीईपी एग्रीमेंट ठीक है, अब फाइनली साइन हो चुका है, दो इंडिया उसका मेंबर नहीं रहा। मतलब उस मेंबर तो है आरसीईपी का, लेकिन हाँ उस फ्री ट्रेड डील का पार्ट नहीं रहा। लेकिन अब बस ये यही पूछना चाहता है कि आरसीईपी का मेंबर कौन है कौन नहीं है। बेसिक सा सवाल था। अब आरसीईपी करंट अफेयर्स के द्वारा काफी कवर किया गया था। इवन इस साल के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरसीईपी एग्रीमेंट साइन हुआ था 15 नेशंस के बीच में। तो डेफिनेटली मैं करंट अफेयर्स का इजी सवाल ही बोलूंगा। अब इसको डिस्कस करने का मतलब नहीं बनता है। 35th में आप फैक्चुअली आपको ना पता होगा, ना ही स्मार्ट गेस वर्क से ज्यादा कुछ कर पाएंगे, तो उसको आप डिस्कस नहीं करते। नाउ कमिंग टू द 36th क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया से रिलेटेड। अब यूपीएससी स्कीम से रिलेटेड जबरदस्ती स्टेटमेंट चिपका देता है। अब डिजिटल इंडिया से रिलेटेड इंडियाज ओन इंटरनेट कंपनीज लाइक चाइना डिड। अब भाई साहब, डिजिटल इंडिया गवर्नमेंट का प्रोग्राम है और गवर्नमेंट के प्रोग्राम के तहत कोई कंपनी खड़ी नहीं की जाती है। कंपनी खड़ा करना किसी प्राइवेट प्लेयर का काम होता है, तो वन तो ऐसे ही गलत है। और दूसरा स्टेटमेंट देखिए, एस्टैब्लिश ए पॉलिसी फ्रेमवर्क टू एनकरेज ओवरसीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन दैट कलेक्ट बिग डेटा टू बिल्ड देयर लार्ज डेटा सेंटर्स विद इन आवर नेशनल ज्योग्राफिक बाउंड्रीज। कोई लेना देना नहीं है, जबरदस्ती का स्टेटमेंट है। डिजिटल इंडिया के जो 9 कंपोनेंट्स आपको पता है, तो आपको पता होगा कि 9वां सेकंड स्टेटमेंट गलत है। आपको 9 कंपोनेंट डिजिटल इंडिया के ऑन फिंगर टिप्स रटे होने चाहिए, क्योंकि अगर मेंस में सवाल आता है, अगर वो 9 कंपोनेंट्स मेरे को नहीं दिख रहे हैं, दैट मींस कि आप एक फर्जी सवाल आंसर ही लिखे हैं डिजिटल इंडिया के ऊपर, वो केवल हवाबाजी होगी। 9 कंपोनेंट आपको याद होने चाहिए, और डेफिनेटली उससे क्या होगा कि आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, तो मार्क्स भी ज्यादा मिलेंगे। और 9 अगर कंपोनेंट आपको याद है तो आपका स्ट्रक्चर काफी अच्छा बन जाएगा अगर डिजिटल इंडिया के ऊपर कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो पहला दूसरा गलत आंसर हो जाएगा बी, 3 ओनली। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 37th क्वेश्चन। अब ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। अब यहाँ पे इसको डिस्कस करने का कोई मतलब यहाँ पे बनता नहीं है। नाउ कमिंग टू द 38th क्वेश्चन, 1935 एक्ट के तहत रेसिड्यूरी पावर्स किसके पास थे? तो भाई साहब गवर्नर जनरल के पास थे। स्पेक्ट्रम का मॉडर्न इंडिया का बेसिक सवाल है, इसको डिस्कस करने का मतलब नहीं बनता। 39th क्वेश्चन भी अब ये स्पीकर से रिलेटेड है, पॉलिटी का इजी क्वेश्चन है, ये भी आपका सही होगा। 40 क्वेश्चन अब क्या है कि ये थोड़ा सा आपका फंस सकता था। फिलोसफिकल क्वेश्चन आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड यूपीएससी ज्यादा पूछ रहा है। आप पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के होंगे तो आपको पता होगा जॉन लॉक ने ये स्टेटमेंट दिया था, इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी। अब डिराइव कर भी सकते हो, थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल है, लेकिन आप 100% श्योरिटी के साथ कोई स्मार्ट गेस वर्क तो इसमें नहीं लगा सकते हो। ऐसे अगर देख लें तो इफ फोर्थ जो ऑप्शन है वो देखते हैं, इफ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर। ये वाहियात है।
If there are more laws, there is less liberty. If there are no laws, there is no liberty. If there is liberty, laws have to be made by the people. अब थर्ड भी बाहियात है कि इफ देर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल. इंडिया में भी लिबर्टी है कह सकते हैं, लेकिन हाँ लॉ को पीपल के द्वारा थोड़ी ना बनाए जा रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस के द्वारा ही बनाए जा रहे हैं. लॉ इज चेंज टू ऑफन, लिबर्टी इज इन डेंजर. कोई जरूरी थोड़ी ना है. इफ देर आर नो लॉज देर इज नो लिबर्टी. इफ देर आर मोर लॉज देर इज लेस लिबर्टी. अब ए और बी में ही होगा. अब उसके बाद आप क्या लॉजिक से डिराइव कर सकते हैं आपके ऊपर है. अब ज्यादा मेरे को विद श्योरिटी नहीं मिल रहा था. मेरा भी पर्टिकुलर क्वेश्चन गलत हुआ था, ए और बी के बीच में फंसा था. फाइनली मैंने ए मारा था लेकिन आंसर बी था. तो अब डेफिनेटली अब अपने एंड से मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ. आप भी अपने एंगल से सोच सकते हैं, तो मे बी आपका स्मार्ट गेस वर्क डेवलप हो सकता है. 41st क्वेश्चन पॉलिटिक्स से रिलेटेड डिस्कस करने का मतलब नहीं है. 42nd क्वेश्चन फैक्चुअल सवाल है, बनी थनी किशनगढ़ स्कूल से रिलेटेड है. कल्चर का एक बेसिक सवाल है. कल्चर की अगर बेसिक रीडिंग की है तो आप पेंटिंग्स में मुगल पेंटिंग्स, राजस्थानी पेंटिंग्स, पहाड़ी पेंटिंग्स और हर स्टेट्स की जो रीजनल पेंटिंग्स के क्या क्या नाम है ये आप करके जाएंगे, तो ये सवाल आपका मिस नहीं होता. थर्ड करंट अफेयर से रिलेटेड था, और अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम था जो कोरिया में इंस्टॉल, साउथ कोरिया में इंस्टॉल किया गया था अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ नॉर्थ कोरिया. तो ये करंट अफेयर्स का इजी सवाल था. उसके अलावा आप आगे बढ़ते हैं. हाँ, 44th क्वेश्चन से आपको कल्चर से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट मैं लर्निंग देने वाला हूँ. विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. मोस्ट ऑफ द त्यागराजा कृतिज आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा. हो सकता है कृष्णा नहीं हो, राम हो, लेकिन हाँ कोई लॉर्ड के नाम पे हो सकता है. देख लेते हैं, मे बी कृष्णा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. त्यागराजा क्रिएटेड सेवरल न्यू रागास. अब बड़े म्यूजिशियन थे, किए ही होंगे. सेकंड सही है, सेकंड में कोई डाउट नहीं है गलत होने का. फर्स्ट में हो सकता है क्योंकि यहाँ कृष्णा की जगह कोई दूसरे गॉड हो. अन्नामाचार्य एंड त्यागराजा आर कंटेम्पोरेरीज. अब इसके बारे में मैं आगे बताता हूं. और अन्नामाचार्य कीर्तन आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर. हो सकता है, या गॉड में भी गलत दिया हो. तो सेकंड तो सही है ही है, तो आपका पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. अब देखिए, अन्नामाचार्य एंड त्यागराजा आर कंटेम्पोरेरीज. कल्चर का एक ट्रिक बता देता हूं. अगर दो चीज को कंटेम्पोररी बताया गया है किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट में और आपको नहीं पता है, मान के चलना वो गलत है. रीजन भी कि आप अन्नामाचार्य त्यागराजा को देखेंगे कि अब दोनों कंटेम्पोररी हो, उसके चांस कम बनता है. कोई एक 11th सेंचुरी में हो, कोई एक 18-19 सेंचुरी में हो, या फिर सेंचुरीज आप देखेंगे. जो अगर लेट से मिडाइवल इंडिया का भी सवाल है, तो अगर 1000 AD की बात करें तो 10 सेंचुरीज है. 10 सेंचुरीज में दो लोग एक ही सेंचुरी में पैदा हो जाएं, इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे ही 1/10 है. तो दो इवेंट या दो लोग कंटेम्पररी हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम बनती है. आप लेके चल सकते हो, गलत है. अब सेकंड कंफर्म सही है, तो BCD बचा. थर्ड गलत है, तो आपका सीधे आंसर निकल जाएगा B 2 and 4 ओनली. और अन्नामाचार्य साउथ इंडियन लग रहे हैं, वेंकटेश्वर भी साउथ इंडियन है, तो सही होगा. अब यहां कृष्णा राम के बीच में कंफ्यूजन यूपीएससी करता है, तो थोड़ा आपको लग रहा होगा मे बी 1 गलत होगा. तो आप 4 स्टेटमेंट है, तो आपको फोकस ही होना चाहिए कौन सबसे ज्यादा सही लग रहा है. तो सेकंड लग रहा है. कौन सबसे ज्यादा गलत लग रहा है, तो थर्ड लग रहा है. आपका वहीं से आंसर आ रहा है. नाउ कमिंग टू द 45th क्वेश्चन, रूल ऑफ लॉ में क्या क्या इंक्लूडेड होता है. पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत में पढ़े होंगे क्या होता है. पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट उसमें नहीं आता. लिमिटेशन ऑफ पावर, सिक्योरिटी बिफोर लॉ एंड लिबर्टी एंड सिविल राइट्स आता है. डाइसे का ये कंसेप्ट था. लीगल टेंडर मनी क्या होता है. आंसर इज द मनी विच ए क्रेडिटर इज अंडर द कंपल्सन टू एक्सेप्ट इन द सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स. अब ये कंसेप्चुअल सा सवाल है, बेसिक इकोनॉमिक्स, स्टैटिक इकोनॉमिक्स का. इफ ए कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट, देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि जब आप कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेते हैं तो आप कुछ फोरगो करना होगा आपको. आप अगर आपके पास 50,000 रुपए आप बाइक खरीद लेते हैं, तो मे बी आप अगर स्कूटी खरीद सकते थे तो आप नहीं खरीद पाएंगे. तो स्कूटी आप नहीं खरीद पाए, उस पर्टिकुलर डिसीजन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. तो आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो कुछ आप मिस आउट करते हैं. जो चीज आप मिस आउट करते हैं दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये इतना फैक्चुअल चीज आपको पता होनी चाहिए. अब क्या है कि अब कोई चीज फ्री में प्रोवाइड की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जीरो हो, इग्नोर्ड हो, नहीं होता है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हर डिसीजन का होता ही होता है. अब यहां पे क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड बाय द फ्रॉम द कंज्यूमर्स टू द टैक्स पेइंग पब्लिक, और यहां डी ऑप्शन में टू द गवर्नमेंट. फाइनली ट्रांसफर भाई साहब टैक्स पेइंग पब्लिक के ऊपर ही होता है. आंसर सी है. इजी सवाल ही कहूंगा. और जब ये क्वेश्चन आया था तो सारे कोचिंग बड़े इकोनॉमिस्ट बनते हुए घूम फिर रहे थे. कोई ए दे रहा था, कोई बी दे रहा था, कोई सी दे रहा था, कोई डी दे रहा था. अभी इजी सा ही सवाल था, कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना था. आंसर इसका सी है. और इजी कहूंगा कि फाइनली इतना तो बेसिक सेंस हर किसी में होता है कि हाँ फाइनली जो बर्डन ट्रांसफर होना है वो टैक्स पेइंग पब्लिक के ऊपर ही होना है.
अब 48th क्वेश्चन पे देख लेते हैं, इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा जीएनपी डू नॉट कोनोट ए हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ। इजी क्वेश्चन है और ऑप्शन से एलिमिनेट करके आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। हियर द आंसर इज पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। अब इससे इजी सवाल क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अब आगे बढ़ते हैं 49th क्वेश्चन के ऊपर। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज ए कंसेप्ट बेटर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस विच इनेबल्स कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, नॉलेज, स्किल्स, ये सब ह्यूमन कैपिटल है। तो यहाँ पे कैपिटल से लेना देना नहीं, ये कैपिटल कुछ और बोलना चाह रहा है। हाँ, नॉलेज स्किल्स रिलेटेड लेना देना, तो 1 नहीं होगा 2 होगा। और ह्यूमन कैपिटल ये सब जो नॉलेज स्किल्स होता है ये इंटेंजिबल होता है, तो आंसर यहाँ पे 2 और 4 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। Despite being a high saving economy, capital formation may not result in significant increase in output due to high capital output ratio। आपका डेफिनेशन से ही क्लियर है। कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या हुआ, अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो हाई है दैट मीन्स कि यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए आपको ज्यादा कैपिटल लगाना होगा। तो अब यहीं पे देख लीजिए कि डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमिक, कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट। कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन आउटपुट ज्यादा नहीं निकल रहा है, दैट मीन्स कि कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है, आउटपुट ज्यादा नहीं निकल पा रहा है, दैट मीन्स कि कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा है, डी हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, ऐसे ही आपका निकल गया। और इतना अगर कैपिटल इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो के बारे में अगर फैक्चुअल और कंसेप्चुअल नॉलेज है तो आपको पता है कि होना चाहिए आपको कि अगर आइकॉर ज्यादा है, कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा है, तो ग्रोथ रेट इकोनॉमी की कम होती है। अब ये संथाल अपराइजिंग से रिलेटेड सवाल था। अब दोनों ही सही है। मैं चूंकि झारखंड से हूं तो मेरे को पता था कि संथाल परगना तभी बना था, और संथाल एक नॉन संथाल को लैंड नहीं बेच सकता, एक ट्राइबल नॉन ट्राइबल को लैंड नहीं बेच सकता है, तो दोनों ही सही है। और ऐसे ही आप देखेंगे संथाल अपराइजिंग के बाद कुछ ब्रिटिशर्स चाहेंगे कि वो ट्राइबल्स को खुश कर दे, तो संथाल परगना बनाए होंगे। और ये भी ऐसा भी इट बिकेम इलीगल फॉर ए संथाल टू ट्रांसफर लैंड टू ए नॉन संथाल। अब थोड़ा भी आप इसको सही भी मान सकते हैं, गलत भी मान सकते हैं। अब थोड़ा ये डेफिनेटली आपके पास नॉलेज है तो ही आपका ये सही होता, लेकिन हाँ थोड़ा सा मतलब ऐसा भी आप नहीं कर सकते कि कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम था। अब इससे ज़्यादा कुछ मैं यहाँ पे अब गेस हुआ क्या लॉजिक रीजनिंग नहीं बता सकता हूँ। 52nd क्वेश्चन, अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर हुआ था, तो अब ये इजी क्वेश्चन मैं कहूँगा आपको, अगर मॉडर्न इंडिया की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो ये सवाल गलत नहीं हो सकता है। 53rd क्वेश्चन पॉलिटी का डिस्कस नहीं करना है। 54th क्वेश्चन काफी फैक्चुअल है तो उसको भी डिस्कस नहीं करना है। 55th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज जीपीएस टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड। अब क्या है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कभी भी एप्लीकेशन पूछा जा रहा है तो जनरली इसका आंसर होता है ऑल ऑफ द अबव। जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज कहां कहां किया जा सकता है भाई साहब, कौन सी ऐसी जगह होगी जहां नहीं किया जा सकता है। फ्रॉम एजुकेशन टू हेल्थ टू मोबाइल फोन ऑपरेशन किया जा सकता है, बैंक ऑपरेशन, कंट्रोलिंग पावर ग्रिड्स, क्यों नहीं कर सकते। कोई आपको लॉजिक नहीं मिलेगा कि नहीं कर सकते हैं, तो करते होंगे। और आंसर ऑल ऑफ द अबव है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर आपको डाउट हो रहा है, अगर एप्लीकेशन से रिलेटेड सवाल है कि इसका एप्लीकेशन किस किस फील्ड में किया जा सकता है, आंसर जनरली ऑल ऑफ द अबव होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऑल ऑफ द अबव के होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। 56th क्वेश्चन को ज्यादा डिस्कस करने का मतलब नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन ही था और ये इकोनॉमिक्स का स्टैटिक क्वेश्चन था। गलत हो सकता था, थोड़ा डिफिकल्टी क्वेश्चन था। अब लेकिन इसको मैं डिस्कस यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। 57th क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स्ड एवरी फ्यू 100,000 years. When the earth was created more than 4,000 MIA, there was 54% oxygen. When living organisms originated, they modified the early atmosphere. अब ऑरिजिनेट होंगे वो अर्ली एटमोस्फेयर को मॉडिफाई करेंगे। सक्सेशन के कंसेप्ट में भी आपको अगर क्लियर होगा तो डेफिनेटली ये काम होता है, तो थर्ड तो सही है। अब जब अर्ली टाइम था, जब अर्थ क्रिएट हुआ था, उस समय ऑक्सीजन काफी कम था, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और ये अगर आप ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़े हैं, इवन एनसीईआरटी, तो आपको ये पता होगा। तो सेकंड गलत है। जैसे आपका सेकंड गलत है तो बचेगा A1 ओनली और C1 and 3 ओनली। थर्ड सही है तो आंसर आ जाएगा C1 and 3 ओनली। तो बस आपके पास ये बेसिक नॉलेज है कि जब अर्थ क्रिएट हुआ था तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन काफी कम था, इतना ही पता है तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वन्ना क्राई पेटिया इटर्नल ब्लू क्या है, तो डेफिनेटली ये साइबर अटैक से रिलेटेड है। अब ये करंट अफेयर्स का इजी क्वेश्चन था। नाउ कमिंग टू द 59th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द सर्कमस्टांसेस इन इंडियन एग्रीकल्चर द कांसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर अज्यूम सिग्निफिकेंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर।
अब यहाँ पे क्या है कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर थोड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह से रिलेटेड है। अब क्रॉप रेसिड्यू को यूज कर रहे हैं, स्पेशल क्रॉप सीक्वेंसिंग, क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं, अवॉइडिंग मिनिमम टिलेज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ अवॉइडिंग द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स। अब ऐसा नहीं है कि आप कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो प्लांटेशन क्रॉप्स को आप अवॉइड करेंगे, प्लांटेशन क्रॉप्स को भी ग्रो करना है, लेकिन सही तरीके से, यूजिंग मिनिमम टिलेज, यूजिंग क्रॉप रेसिड्यू टू कवर द सॉइल सरफेस, या मल्चिंग हो गया या क्रॉप रोटेशन, ये काम करेंगे। लेकिन अवॉइड करना कोई सेंस नहीं बनता है। तो थर्ड तो गलत है। जैसे ही थर्ड गलत है तो आपका आंसर आ जाएगा C245। तो जनरली जब ज्यादा स्टेटमेंट है ना, तो आपको बस वो आइडेंटिफाई करना होता है कि जो जिसका चांस सबसे ज्यादा सही होने का, जिसका चांस सबसे ज्यादा गलत होने का, सबसे ज्यादा चांस गलत होने का थर्ड का ही था, और वहीं से आपका आंसर निकल रहा है। नाउ कमिंग टू द 68th क्वेश्चन, सिक्स्थ मास एक्सटेंशन क्या है? अभी एंथ्रोपोजेनिक रीजन की वजह से ही होगा, और तो इतना करंट अफेयर्स में कवर किया गया था किसी भी कोचिंग के द्वारा, तो आंसर यहाँ पे डी है। अब 61st में देखते हैं, IRNSS के बारे में पूछा गया है। इट हैज 3 सैटेलाइट्स इन द जियोस्टेशनरी, 4 सैटेलाइट इन द जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। ये सही है फैक्चुअली। अब ये 1500 किलोमीटर दूर तक इंडिया के आउटलाइन मैप से कवर करता है। तो इट कवर्स इंटायर इंडिया इन अबाउट इतना स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया का जो पूरा जो बाउंड्री है वही रफली काफी ज्यादा है, उसको इंटू 100, उसको इंटू 1500 किलोमीटर करोगे तो काफी ज्यादा बड़ा यहाँ पे डेटा आएगा स्क्वायर किलोमीटर्स में। तो इंडिया का टोटल लगभग 7000 किलोमीटर है। 7000 किलोमीटर इंटू 1500 किलोमीटर करोगे तो काफी ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर में आएगा। मतलब इंडिया का जो मैप है पूरे इंडिया को कवर करेगा, और इंडिया के जो बाउंड्री से 1500 किलोमीटर्स और तक भी डेटा प्रोवाइड करेगा। तो इंडिया का कोस्ट लाइन है 7000 किलोमीटर्स के आसपास, उसको जब आप करोगे 1500 किलोमीटर से मल्टीप्लाई तो काफी बड़ा नंबर आएगा। तो ये गलत है, सेकंड गलत है। तो आप 1 ओनली है या डी नन है, और 1 सही है तो आंसर हो जाएगा A1 ओनली। तो बस आपको इतना पता है 1500 किलोमीटर और 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी में, 4 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस में, तो आपका ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सही हो जाएगा। और IRNSS के बारे में इतना पता होना चाहिए क्योंकि करंट अफेयर्स में भी था और ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है, कंसेप्ट के काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नाउ 62nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेडिक्शंस of Albert Einstein's general theory of relativity often discussed in media? नहीं पता है, आपको डाउट हो रहा है ना, साइंस एंड टेक में आपको ऐसे ही बोल रहा हूँ कि ऑल ऑफ द अबव के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, तो वहीं से आपका आंसर भी निकल जाएगा और किसी भी स्टेटमेंट को आप गलत साबित नहीं कर पाओगे। ज्यादा सोचना नहीं है, डी ऑल ऑफ द अबव चिपकाना है। मैं चूंकि मेरा ऑप्शनल फिजिक्स है तो मेरे लिए काफी इजी ही था, लेकिन डेफिनेटली आप साइंस एंड टेक में जनरली ऑल ऑफ द अबव के चांस ज्यादा होते हैं और किसी भी स्टेटमेंट को आप ऐसा प्रूव नहीं कर पाओगे कि गलत है। अब हालांकि यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग, ये डायरेक्टली प्रूव नहीं होता है, इनडायरेक्टली प्रूव होता है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, लेकिन हाँ उतना ज़्यादा डिटेल में जो क्वेश्चन सेटर है ना उसको भी नहीं पता होगा। तो आंसर यहाँ पे डी 1 2 3 है। अब GM मॉडिफाइड क्रॉप से रिलेटेड है, अब ये न्यूज़ में था GM मस्टर्ड से रिलेटेड, अब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया था, तो थर्ड गलत है, वहीं से आपका आंसर निकल जाएगा B2 ओनली। ये करंट अफेयर्स का उस टाइम का मैं बोलूँगा ईजी ही सवाल था। अब ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये सब चीज़ें न्यूज़ में रहती है। अब आपको ये पता होगा कि CRISPR-Cas9 जो है ये जीन एडिटिंग से रिलेटेड है, तो थर्ड गलत है, थर्ड गलत है, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा B2 ओनली। CRISPR-Cas9 करंट अफेयर्स में कवर किया ही गया होगा, उस साल भी किया गया था, और अब इतना तो आपको पता होना चाहिए, इतना करंट अफेयर्स आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। CRISPR-Cas9 के बारे में आपको नहीं पता है तो मैं कहूँगा कि करंट अफेयर्स आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सही से नहीं किए हो। उसके बाद कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या होता है, अब ये थोड़ा सा फंस सकता है मामला। अब क्या है कि कार्बन से रिलेटेड जितने भी टर्म है, कार्बन सिंक, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन ऑफसेटिंग, कार्बन टैक्स, कार्बन क्रेडिट्स, कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन फर्टिलाइजेशन, ये सब आपको पता होना चाहिए। जब CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो CO2 फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड होता है, तो फोटोसिंथेसिस का भी रेट बढ़ जाता है और ये प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करता है, दैट इज कार्बन फर्टिलाइजेशन। अब ये डायरेक्टली पता है तो आप कर लोगे, अगर नहीं पता है लेट से फिर भी देख लेते हैं। अब सेकंड जो ऑप्शन है, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO2, ये ग्लोबल वार्मिंग है, कार्बन फर्टिलाइजेशन नहीं है। इंक्रीज एसिडिटी ऑफ ओशंस एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO2, ये ओशन एसिडिफिकेशन है। और ओशन एसिडिफिकेशन में ओशन वाटर एसिडिक नहीं होता है, वो बेसिक ही रहता है, उसका pH मोर देन 7 हो जाता है। ओशन एसिडिफिकेशन इसलिए कहते हैं कि 2 ओशन वाटर बेसिक है लेकिन उसका pH कम हो रहा है, उसकी वो ज्यादा एसिडिक बनने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए कहते हैं ओशन एसिडिफिकेशन है, लेकिन ओशन वाटर एसिडिक होता नहीं है। अब ये सी ओशन एसिडिफिकेशन है। डी देखते हैं, एडेप्टेशन ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन अर्थ ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ब्रॉट अबाउट बाय द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO2। अब ये एडेप्टेशन है, अब ये कार्बन फर्टिलाइजेशन नहीं है,
ये जबरदस्ती का बनाया हुआ स्टेटमेंट लग रहा है, तो आप यहीं से एलिमिनेट करके आंसर ए निकाल लोगे। अब 66 क्वेश्चन इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बेसिक कंसेप्ट पे है, इजी सवाल था। अगर आईओटी आपको पता है तो डेफिनेटली आप ये आंसर कर सकते हो। आईओटी, साइबर फिजिकल सिस्टम्स, ये सब क्या आपको पता होने चाहिए। With reference to the solar power production in India, consider the following statements. Which of the following are correct? फर्स्ट जो है, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन वेफर्स यूज्ड इन फोटोवोल्टिक यूनिट्स। अब इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होते, यही तो दिक्कत है। होते ही नहीं है, बहुत कम होते हैं। थर्ड लार्जेस्ट भी बहुत बड़ी बात बोल दी गई है। थोड़ा सा आइडिया होगा तो आपको लगेगा कि ये भी बहुत बड़ी बात है, तो वन गलत है। अब सेकंड, आपको जनरली इसमें पर्टिकुलर मैंने भी ये गलत हुआ था, मेरे को ये तो पता था फर्स्ट गलत है, मैं 2 ओनली मार के आया था। लेकिन एक्चुअली सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी ये काम नहीं करता। ये जो बोर्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स एट नेशनल और स्टेट लेवल, वो ये काम करते हैं। ये भी गलत है, तो आंसर डी नाइदर वो नॉट 2 होगा। The staple commodities of export by the English East India Company from Bengal in the mid of the 18th century were? मिड ऑफ द 18th सेंचुरी में इंडिया से कॉटन जाता था, ठीक है। और अब यहां पे देखिए, ऑयल सीड्स बंगाल में नहीं होते, ऑयल सीड्स इंडिया में भी मध्य प्रदेश वगैरह के रीजन में होते हैं। स्पाइसेस केरल के रीजन में होते हैं, ठीक है। सुगर, सॉल्ट, जिंक, लेड में भी जा सकता हो। यहां पे कॉटन जाता था, सिल्क होता है बंगाल एरिया में, बिहार में भी होता है, असम में भी होता है, तो जा सकता है। कॉटन तो होता ही है। सॉल्ट पीटर एंड ओपीएम, अब बी और डी में फंसेगा। अब आपको चूज करना है, और तो अब डी ज्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा। रीजन भी कि ओपीएम वार्स के बारे में आपको थोड़ा पता हो, तो आपको पता होगा कि ओपीएम यहाँ से एक्सपोर्ट होता था। कॉटन तो होता ही था, सिल्क भी उस एरिया में प्रोड्यूस होता है। तो डेफिनेटली आंसर ज्यादा चांस है बी और डी में। डी होने का आप डी मार्क कर सकते हो, और फिर आपका सही हो सकता था। चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था, इसको डिस्कस करने का मतलब नहीं है। 70th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु द फॉलोइंग वे आर द फाउंडर्स ऑफ हिंद मजदूर सभा 1948। अब ईएमएस नंबूदिरीपद पहली बार न्यूज में आए थे 1955-56 के आसपास, जब वो पहली बार वर्ल्ड में किसी कंट्री के कम्युनिस्ट चीफ मिनिस्टर बने थे। अब का बहुत जगह कहा जाता है कि यूरोपियन कंट्री कोई था, वहां पे पहली बार कम्युनिस्ट चीफ मिनिस्टर बने थे। लेकिन हाँ, अब कह सकते हो फिर सेकंड हो गए। वर्ल्ड में किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के स्टेट में एक कम्युनिस्ट रिजिम का आना और वहां पे कम्युनिस्ट चीफ मिनिस्टर का बनना, वो इंडिया में हुआ था, केरल में 1955-56 के आसपास। वो ईएमएस नंबूदिरीपद थे। तो डेफिनेटली उनका नाम तब आता है, और ये 1948 में हिंद मजदूर सभा से रिलेटेड हो, थोड़ा चांस कम बनता है। अब जयप्रकाश नारायण भाई साहब सोशलिस्ट आदमी थे, दीनदयाल उपाध्याय बीजेपी प्रोपेगेट करती है, तो ये अब थोड़े राइटिस्ट हैं। और दोनों भाई साहब एक साथ आ जाएं, चांस बनता नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय, एम एन रॉय एक साथ आ जाए, एक कम्युनिस्ट है, एक राइटिस्ट है, नहीं सेंस बनता है। कामराज तो 1960s में न्यू काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट फिगर्स थे, तो अब वो 1948 में 20 साल पहले कुछ इतना बड़ा काम किया हो, चांस ऐसे भी कम बनता है। तो अब बचता ही ऑप्शन डी, तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। स्थानकवासी, ये जैनिज्म से रिलेटेड है। जैसे आप चैत्य विहार पढ़ते हो बुद्धिज्म में, वैसे ही स्थानक होता है जैनिज्म में। अब बुद्धिज्म जैनिज्म काफ़ी डिटेल में करके जाना है, तभी आपका ये सही होता है। अब 70 सेकंड का कुछ ऐसा टिप्स एंड टेक्निक नहीं है, तो इसको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। 73rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स इलैबोरेटली डिस्कस्ड अबाउट डायमंड्स एंड डायमंड माइंस ऑफ इंडिया। अब एटलीस्ट आप अगर जितने भी ट्रैवलर्स का नाम देखे होगे, तो कम से कम नाम सुना होना चाहिए। कि कोई भी आप जिसका आप नाम भी नहीं सुना हो, उस ट्रैवलर के बारे में यूपीएससी पूछ दे, तो ये हो नहीं सकता। या तो काफी प्रोमिनेंट के बारे में पूछे, या एटलीस्ट बहुत ही प्रोमिनेंट ना हो, लेकिन हाँ कम से कम आपने उनका नाम सुना हो, उसी के बारे में यूपीएससी पूछेगी। आप फिजूल का कोई ट्रैवलर के बारे में नहीं पूछेगी। तो मैं सीओडी का कभी नाम भी नहीं सुना था, तो ऐसे ही इसको इलिमिनेट कर दिया। तो मेरे को इतना श्योर था कि ए और बी में ही होना है, और वो ए और बी में ही था। अब मैंने जो मार्क किया था उसका आंसर एक्चुअली आंसर दूसरा निकला था। ठीक है, ये गलत होते हैं, लेकिन हाँ 2 ऑप्शन को अच्छे से एलिमिनेट मैंने कर लिया था, तो दैट वाज राइट अप्रोच ऑन माय पार्ट। अब इसका आंसर जीन बैप्टाइज ट्रैवर्नियर है, लेकिन मैंने ये मार्क किया था। इन दोनों में भी आप कैसे सही निकाल सकते हो, तब तो ये फैक्चुअल सवाल है। बहुत लोग इसको छोड़ भी सकते हैं रीजन बिंग की, लेकिन छोड़ने का सेंस नहीं बनता, क्योंकि सी और डी आप एलिमिनेट कर सकते थे। तो गेस हुआ इनमें से कौन फ्यूचर बुद्धा है। आंसर इज मैत्रेय। अब ये जैनिज्म बुद्धिज्म आपको डिटेल में करके जाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। अभी मॉडर्न इंडिया का इजी क्वेश्चन है, अब इसको डिस्कस करने का यहाँ पे मतलब बनता नहीं है। Which of the following led to the introduction of English education in India? Charter Act of 1813, General Committee on Public Instruction 1823, Orientalist and Anglicist controversy. अब ये पूरी डिबेट है
कौन सा मीडियम होना चाहिए एजुकेशन का, इंग्लिश के वर्नाकुलर, तो ये सब सारे उसी में ही आते थे, उसी पर्टिकुलर डिबेट का ही पार्ट थे। और ऐसा कुछ ऐसा आपको नहीं लग रहा होगा कि कोई गलत है, तो डेफिनेटली आंसर आप ऑल ऑफ द मार्क कर सकते हो। और मैं कहूँगा अगर स्पेक्ट्रम पढ़े हो तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाता। अब ये 77th क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये एटिमोलॉजी से सॉल्व किया जा सकता था। अब कैसे, तो देखिए कोलेरू लेक और जो है काफी बड़ा लेक है, रामसार साइट है, आप उसमें पढ़ोगे कि ये नेचुरल है। नैनीताल नेचुरल है। रेणुका ऐसे ही, रेणुका परशुराम की माँ थी, परशुराम एक विष्णु के अवतार थे, हिंदू माइथोलॉजी में उनका नाम आता है, तो उनकी माँ का नाम रेणुका था, अगर थोड़ा आपको पता हो माइथोलॉजी के बारे में। तो अगर किसी माइथोलॉजिकल फिगर के ऊपर नाम रखा गया तो वो लेक काफी पुराना होगा तो कम चांस है कि वो आर्टिफिशियल होगा। अब कोडाई कनल को देखिए, कोडाई कनल दो वर्ड से मिलकर बना है, कोडाई प्लस कनल, और कनल वर्ड कैनाल से आया है, CANAL का ही एडवांस फॉर्म हो गया KANAL। तो जब ये कैनाल से आया, कैनाल आर्टिफिशियल होते हैं, तो कोडाई कैनाल भी आर्टिफिशियल ही होगा। अब ये एटिमोलॉजी से बनाया जा सकता था अगर थोड़ा आप ऑन द स्पॉट स्मार्ट गेस वर्क को यूज करते। इजी क्वेश्चन था स्मार्ट गेस वर्क के एंगल से, लेकिन बाय नॉलेज थोड़ा ये डिफिकल्ट था, आई एग्री। लेकिन मेरा काम यहाँ पे था आपको डिलीवर करना कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसके चलते आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, वो काम मैंने यहाँ पे कर दिया। नाउ कमिंग टू द 78th क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से रिलेटेड। अब ये स्किल से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री उसका काम है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, फर्स्ट ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन जो बचा वो बी और सी बचा। अब यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, इट एम्स टू अलाइन द कॉम्पिटेंसीज ऑफ अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री टू द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। यहाँ केवल चेक किया जा रहा था मिनिस्ट्री का नॉलेज, तो डेफिनेटली इससे भी पहले एक दो सवाल आए थे जिसमें मिनिस्ट्री चेक की जा रही थी, तो कौन सा स्कीम, कौन सी पॉलिसी, कौन सा एक्ट किस या कौन सी बॉडी किस मिनिस्ट्री के तहत है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी मिनिस्ट्रीज के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को मैं कवर कर दूंगा, तो डेफिनेटली वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द 79th क्वेश्चन, स्वराज सभा। अब ये ऑल इंडिया होम रूल लीग का दूसरा मतलब नाम था, बाद में लेटर चेंज किया गया था। स्पेक्ट्रम में कवर्ड है, आप कर सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंड द अर्लीस्ट, अब ये भी आप स्पेक्ट्रम को डिटेल में करेंगे तो कर सकते थे। ये मेरा इनफैक्ट गलत हुआ था, मेरे को आधा अधूरा कुछ पता था। मेरे को पता था कि स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में बनाए थे, सत्यनारायण टैगोर 1860s में बने थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1882 1880s में लिखे थे। अब दीनबंधु मित्र के बारे में नहीं पता था, नील दर्पण कब लिखे थे, नील दर्पण लेकिन इंडिगो रिवॉल्यूशन के ऊपर था, लेकिन दीनबंधु मित्र उस रिवॉल्यूशन होने के एक दो साल में लिख दिए थे। तो जो इंडिगो रिवोल्ट हुआ तो वो 1850s में हुआ था, तो मेरे को लगा ये भी थोड़ा लेट से ही हुआ होगा, लेकिन एक्चुअली ये 1859 में लिख दिया गया था। तो ये फैक्ट मेरे को नहीं पता था, इसी के चलते मेरा ये गलत हो गया। आंसर यहाँ पे बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल कंसिक्वेंसेस ऑफ हेवी सैंड माइनिंग इन रिवर बेड्स। ये क्वेश्चन भी मैं कहूंगा नॉलेज वाइज शायद आपको डिटेल में ना पता हो, लेकिन ऑन द स्पॉट आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। अब सैंड माइनिंग काफी हो रही है तो क्या हो सकता है। अब देखिए रिवर में क्या होता है, सबसे ऊपर पानी है, पानी के नीचे सैंड रहता है, सैंड के नीचे रॉक्स रहते हैं। अब सैंड माइनिंग करेंगे तो क्या है कि वो सैंड हट रहा है, अब पानी रॉक्स के ज्यादा कांटेक्ट में आएगा, तो रॉक्स ज्यादा डिग्रेड होंगे और रॉक्स से सॉल्ट पानी में ज्यादा जाएंगे, जिसके चलते पानी की सैलिनिटी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। पहला गलत है, और पहला जैसे आप ये सोच के गलत निकाल लिया, आपका आंसर निकल गया बी 2 and 3 ओनली। पॉल्यूशन बढ़ेगा, रीजन बीइंग होता क्या है कि जो सैंड होता है वो फिल्टर का काम करता है, जिसके चलते क्या होता है कि पॉल्यूशन कम होता है। लेकिन आप सैंड माइनिंग ज्यादा करेंगे तो पॉल्यूशन ग्राउंड वाटर का डेफिनेटली बढ़ेगा। लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल इसलिए होगा कि पहले क्या होता था, सैंड रहता था तो वाटर फ्लो को थोड़ा धीरे कर देता था, जिसके चलते पानी का ठहराव ज्यादा होता था, पानी आसानी से ग्राउंड में जाता था, वाटर टेबल ऊपर उठता था। लेकिन जैसे सैंड हटेगा तो पानी की स्पीड बढ़ेगी और वो ग्राउंड वाटर में जा नहीं पाएगा, सरफेस वाटर, जिसके चलते लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल होगा। आंसर इज B 2 and 3 only. With reference to the agricultural soils, consider the following statements. High content of organic matter in soil drastically reduces its water holding capacity. पहली बात, ऑर्गेनिक मैटर जितना होता है वो वाटर को होल्ड करता है, तो रिड्यूस नहीं करेगा, इंक्रीज करेगा। और ऊपर से रिड्यूस बोल के भी ड्रास्टिकली रिड्यूस करा रहा है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो गलत है भाई साहब पहला। और पहला गलत है तो आपको वहीं से आंसर आ रहा है B 3 only। और सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सल्फर साइकिल, ये भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो ये भी गलत है। और थर्ड तो डेफिनेटली सही है, आप देख सकते हैं पॉज करके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आंसर यहाँ पे B 3 ओनली है। अब 83rd क्वेश्चन फैक्चुअल था, अब इसमें भी देख लेते हैं कैसे सही किया जा सकता था। अब
The Partnership for Action on Green Economy, UN mechanism to assist countries transition towards greener and more inclusive economies emerged at. अब या तो ये रिसेंट फेनोमेना हो या फिर काफी इंपॉर्टेंट फेनोमेना हो, तभी यूपीएससी पूछेगी। तो सबसे रिसेंट कौन सा था इनमें से? 2016 का वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट था, और ये 2018 का पेपर है। यूपीएससी 2 साल पहले वो भी इतना फिजूल सा समिट के बारे में नहीं पूछेगी, तो मोस्ट करंट के ऊपर ये सवाल नहीं था। अब इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? पेरिस है, लेकिन मैं पेरिस के बारे में क्या क्या वहां से इमर्ज हुए थे वो मैंने देखा था, उसमें ये नहीं था, तो मेरे को ज्यादा चांस लग रहा था अब सी भी नहीं होगा, अब ए और बी, और ए और बी में ज्यादा इंपॉर्टेंट 2012 का समिट था, तो इसलिए मैंने बी मारा और ये मेरा सही हुआ था। नाउ कमिंग टू द 84th, 3D प्रिंटिंग। अब यहां पे भी क्या एप्लीकेशंस कहां कहां होगा? सिंपल ट्रिक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन जनरली सारा ही होता है, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। द आंसर इज 1 2 3 4 5। नाउ बैरन आइलैंड एक्टिव वोल्केनो, इतना ज्योग्राफी की नॉलेज आपको होगी, तो ये यहाँ पे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, बचेगा ए और डी। अब ये लास्ट टाइम इरप्ट कब हुआ था? रिसेंटली ही हुआ था, 2017 या 18 में हुआ था, तो ये थर्ड गलत होगा, आंसर हो जाएगा A1 ओनली। थर्ड स्टेटमेंट के बारे में मेरे को नहीं पता था, इसलिए मैंने मार्क कर दिया था डी, लेकिन मेरा भी गलत हुआ था। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा के बारे में। अब प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा एक एक्सोटिक स्पीसीज है, एक इन्वेसिव स्पीसीज है। इट्स एक्सट्रैक्ट इज वाइडली यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, मे भी हो सकता है, मे भी ना हो सकता हो। अब ये इन्वेसिव स्पीसीज है, इतना आपको पता होगा अगर आप संकर पढ़े हैं, तो इट टेंड्स टू रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया इन विच इट ग्रोस। इन्वेसिव स्पीसीज का ये मेन नेगेटिव इंपैक्ट होता है, तो बी के सही होने के चांस हैं ज्यादा। इट्स एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ पेस्टिसाइड्स, मे भी हो सकता है, मे भी नहीं भी हो सकता है, लेकिन अब बी के चांसेस ज्यादा है सही होने के, क्योंकि इन्वेसिव स्पीसीज है, तो ए बी सी में सबसे ज्यादा सही होने के चांसेस बी के हैं। नन ऑफ द अबव, अब क्या है कि बी के चांस लग रहे हैं सही होने के, तो नन ऑफ द अबव के चांस ऐसे भी कम हो जाते हैं। नन ऑफ द अबव के ऐसे चांस यूपीएससी में थोड़े कम रहते हैं, अगर आपको थोड़ा अगर डाउट हो रहा है 2 ऑप्शन के बीच में। और ऊपर से यहाँ पे आपको थोड़ी फील आएगी कि अब क्वेश्चन सेटर को कुछ मिल नहीं रहा था ऑप्शन बनाने के लिए, इसलिए नन ऑफ द अबव चिपका दिया एक ऑप्शन में। अब थोड़ा आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा ये गट फीलिंग धीरे धीरे आती है, लेकिन एक बार आ जाएगी तो डेफिनेटली वो जो एक नॉलेज का कंपोनेंट होता है और एक थोड़ा स्मार्ट गैसवर का कंपोनेंट होता है। नॉलेज का कंपोनेंट एक बार डेवलप हो गया तो बस आपको केवल रिवाइज करना है, लेकिन एक बार स्मार्ट गैसवर का डेवलपमेंट जो कंपोनेंट डेवलप हो गया तो आपके काफी सवाल सही होंगे, और ऑन द स्पॉट सवाल सही होते हैं। और ये सारे सवाल जो होते हैं ये ऑन द स्पॉट सॉल्व करके ही बनाने के लिए होते हैं, नॉलेज वाइज ये सब सॉल्व करने के लिए सवाल होते नहीं है। 87th क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स। जनरल स्टेटमेंट है, सही है। कोरल रीफ्स होस्ट फार मोर देन नंबर ऑफ एनिमल फाइटर देन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये भी सही है। अब कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ोगे तो 1/3 आपको पता होगा, सही है। अब सेकंड के बारे में थोड़ा डाउट होगा कि मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ्स आर लोकेटेड इन द टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। यहां पाया जाता है, मोर देन 1/3 है कि नहीं है, तो यहां थोड़ा डाउट होगा, लेकिन आप लेके चल सकते हो कि ट्रॉपिकल वाटर्स में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी ग्रेट बैरियर रीफ है, तो चांस हो सकता है, और ऊपर से 1/3 कुछ ज्यादा भी एक्सट्रीम नहीं है, तो ज्यादा चांस हो सकता है सही होने का, तो आप लेके चल सकते हो कि सेकंड भी सही है, तो फिर आप आंसर निकाल लोगे डी 1 2 3। अब मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय। अब इसमें से देखिए कि अब ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है थोड़ा, तो कौन कौन इसमें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है? आईपीसीसी है, यूएनएफसीसीसी है, यूनेप है, डब्ल्यूएमओ थोड़ा कम है। अब डब्ल्यूएमओ यूनेप थोड़ा कम है, ज्यादा आईपीसीसी और यूएनएफसीसीसी है। अब यहाँ पे आईपीसीसी यूएनएफसीसीसी के बीच में आंसर होगा, इतना मैंने लोकेट कर दिया था, मैंने फाइनली मार दिया था आईपीसीसी, लेकिन आंसर यूएनएफसीसीसी है, तो 2 ऑप्शन मैंने सही से एलिमिनेट किया था, फाइनली 2 में फंसा, और ठीक है जो मार्क किया वो गलत हुआ, लेकिन एटलीस्ट 2 जब तक मेरे बचे थे उन दोनों में आंसर था, और 2 जो मैंने पहले एलिमिनेट किए थे बी और डी वो सही एलिमिनेट किया था। तो यूपीएससी भी ज्यादा मोस्ट प्रोमिनेंट चीज के बारे में पूछती है, तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? तो यूएनएफसीसीसी और आईपीसीसी है। यूनेप और डब्ल्यूएमओ थोड़ा कम है, तो वहां मैंने मेरा सही हुआ था, लेकिन हाँ चलो अब फाइनली अब फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पता है, तो वहां तक भी आप डिराइव कर पा रहे हो, 2 ऑप्शन सही से एलिमिनेट कर पा रहे हो, वो भी बड़ी बात है। और अगर लेट से 2 क्वेश्चन देखोगे, एक पेज के बारे में सवाल था जिसमें 2012 का जो रियो समिट था वो आंसर था, और एक ये सवाल था। मैंने 2 ऐसे फैक्चुअल सवाल अटेम्प्ट किए, एक सही हो गया, तो मेरा नेट पॉजिटिव गेन ही हुआ। अभी 89th क्वेश्चन, संस्कृत कॉलेज ये डंकन ने किया था, तो विलियम जोन्स यहाँ पे गलत है, तो 1 गया, बचा 2 ओनली 3 ओनली। कलकत्ता मदरसा वारेन हास्टिंग्स ने किया था, सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज अर्थुर वेलेस्ली ने, रिचार्ड वेलेस्ली ने किया था। यूपीएससी भी अर्थुर और रिचार्ड के बीच में खेल रहा था,
तो मेरे को ये पता था पहला तो गलत है, बचा 2 ओनली 3 ओनली। मेरे को 100% श्योर था कि ये फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेस्ली ने किया है। अब मेरे को ये था कि अब यूपीएससी इस पे गेम तो नहीं खेलेगा कि रिचर्ड हो या अर्थर हो। अब यूपीएससी वहीं पे गेम खेला, मैंने 3 ओनली मारा था लेकिन आंसर निकल गया 2 ओनली। कलकत्ता मदरसा भी मेरे को लग रहा था वारेन हास्टिंग्स ने किया, लेकिन 100% श्योर नहीं था। लेकिन हाँ, इतना मैं श्योर था फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेस्ली ने किया है। लेकिन मेरे को ये था कि हाँ, यूपीएससी अब इतना फैक्चुअल भी नहीं खेलेगा कि अब पहला नाम चेंज करेगा। तो इससे मैं सोच के मैंने 3 ओनली मार दिया, लेकिन एक्चुअली यूपीएससी ने काम किया था। 90 जो है कौन प्लेसेस न्यूज में है उससे रिलेटेड है। तो अब ये फैक्चुअल सवाल था, अब इसको डिस्कस करने का मतलब नहीं है, इजी क्वेश्चन ही था। कैटालोनिया स्पेन में है और क्राइमिया ये जो है ये आपका यूक्रेन का पार्ट है, तो यहीं से आपका आंसर भी निकल जाएगा। अब ये 91st भी थोड़ा फैक्चुअल सा है, तो अब इसको डिस्कस करने का ज़्यादा मतलब नहीं बनता है। राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 का पार्ट है, कोई ईजी सवाल है। अब ये कंसिडर द फॉलोइंग, इसमें से किस पे एमएसपी दी जाती है। अब भाई साहब कॉफी प्लांटेशन क्रॉप है, इस पे एमएसपी देने का सेंस बनता नहीं है, तो 3 नहीं होगा। अब जैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे 3 नहीं होगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 2456। तो ये भी इजी है। पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? पखुई को पक्के भी कहते हैं, ये टाइगर रिजर्व भी है, इसलिए सवाल पूछा गया था। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, टाइगर रिजर्व 50 के 50 टाइगर रिजर्व के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, किस स्टेट में पाए जाते हैं और कौन सी स्पीसीज वहां पाई जाती है, कौन सा माउंटेन सिस्टम वहां पे, कौन सी रिवर फ्लो करती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर टाइगर रिजर्व के बारे में आपको डिटेल में नहीं पता है, तो मैंने टाइगर रिजर्व से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाई है, तो आप वो वीडियोस को देख सकते हैं। और पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में, इसका आंसर ए अरुणाचल प्रदेश है। ये टाइगर रिजर्व है, अगर टाइगर रिजर्व को आप अच्छे से करके गए होते तो डेफिनेटली ये सवाल आपका गलत नहीं होता है, आपको पता होता। विथ रेफरेंस टू इंडियाज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, तब यहां पे देखते हैं पीएसएलवी लॉन्च सैटेलाइट यूजफुल फॉर अर्थ रिसोर्सेज मॉनिटरिंग वेयर जीएसएलवीज आर डिजाइन्ड मेनली टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। ठीक है। Satellites launched by PSLV appear to remain permanently fixed in the same position in the sky as viewed from a particular location of the Earth. Permanently fixed होता है geostationary orbit में, और PSLV के सारे सैटेलाइट जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में हो कोई जरूरी नहीं है, लो अर्थ ऑर्बिट में भी लॉन्च किया जाता है। तो सेकंड गलत है, सेकंड गलत है, तो आपका आंसर 1 ओनली 3 ओनली में होगा। 1 ओनली सही है, तो 1 सही है, तो आंसर ए 1 ओनली हो जाएगा। थर्ड गलत है, क्योंकि जीएसएलवी मार्क 3 3 स्टेज है, 4 स्टेज नहीं है। 3 स्टेज क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हाँ, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी आपको उसमें काफी इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलेगी। इकोनॉमिक्स में होता क्या है कि यूपीएससी एक सवाल ऐसा देता ही है कि ये पर्टिकुलर ट्रेंड इट हैज स्टीडली इंक्रीज्ड ओवर द लास्ट 10 इयर्स, स्टीडली डिक्रीज्ड ओवर द लास्ट 10 इयर्स। अब क्या है कि कोई भी आप ग्राफ देखोगे इकोनॉमिक सर्वे में लास्ट 10 इयर्स में क्या पैटर्न रहा, फिस्कल डेफिसिट का, डेट टू जीडीपी रेशियो का, कैपिटल इन्फ्यूजन का, तो कभी कम होता है कभी बढ़ता है, लगातार बढ़ रहा है लगातार कम हो रहा है, जनरली ऐसा होता नहीं है। तो यहां पे क्या है, capital infusion into the public sector banks by the government of India has steadily decreased in the last decade. To put the public sector banks in order, the merger of the associate banks of India with the State Bank of India has been affected. Second सही है, आपको ये पता ही होगा। पहला गलत है, steadily increased या steadily decreased over the past decade generally नहीं होता है, कभी ऊपर होगा कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, ऐसा हिसाब रहता है। तो अब अगर आपको नहीं पता तो आप लेके चल सकते हो कि यूपीएससी ये दे रहा है कि इन द लास्ट डिकेड फलना 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 चीज है स्टेडली इंक्रीज और स्टेडली डिक्रीज, तो वो गलत होगा। तो पहला गलत है, तो आंसर हो जाएगा बी 2 ओनली, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट सही है। अब ये 97 थोड़ा फैक्चुअल था, इसको ज्यादा डिस्कस करने का मतलब नहीं है। अब 98th क्वेश्चन है, यहां पे भी यूपीएससी मिनिस्ट्री से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट चेक करता है। फसाई होम मिनिस्ट्री के अंडर है, सॉरी हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर है, ये यूपीएससी ने चेक किया। उसके बाद एक नपॉप पे सवाल आया था, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत है, ये यूपीएससी चेक कर रहा है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एनवायरमेंट मिनिस्ट्री नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत आता है, ये भी यूपीएससी चेक कर रहा है। तो मिनिस्ट्री से रिलेटेड कौन सी मिनिस्ट्री क्या काम करती है, कौन सी पॉलिसी किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, कौन सी स्कीम किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, कौन सा एक्ट कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है, कौन सी बॉडी किस मिनिस्ट्री के तहत है, यूपीएससी को काफी इंटरेस्ट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा कि इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री से रिलेटेड कौन कौन सी बॉडीज है, कौन कौन सा एक्ट्स है जहां पे कंफ्यूजन होता है। तो रफली आधे घंटे की वीडियो होगी, अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होता है डू वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो। मैंने अभी बनाया नहीं है, मैं कुछ टाइम में ही बनाने वाला हूँ। और 98th क्वेश्चन देख लेते हैं, द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006। अगर आपको पता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में तो ये सही स्टेटमेंट है। और मैंने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट से रिलेटेड वीडियो भी बनाई है फॉरेस्ट लेजिस्लेशन के नाम से। अगर फॉरेस्ट लेजिस्लेशन के नाम से फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 या फिर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006 या फिर कैंप एक्ट ऑफ 2016, इसके बारे में आपको थोड़ा कंफ्यूजन है या फिर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप मेरे फॉरेस्ट लेजिस्लेशन नाम की वीडियो देख सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री नहीं करती, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स करती है। तो यहाँ से आपका 3 गया, 3 गया, 3 का आंसर 1 एंड 2 ओनली आ जाएगा। और फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बैगास हैव बीन गिवन हैबिटेट राइट्स, ये सही था, करंट अफेयर्स का पार्ट था। आपको यही पता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स का काम है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को इंप्लीमेंट करना, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा ए 1 एंड 2 ओनली। अब 99 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रेड प्लांट डिजीजेस। सब करते होंगे भाई साहब, कोई लॉजिक नहीं बनता कि एक नहीं करेगा, तो आंसर है डी 1 2 3 4। इजी सवाल है ये, सवाल कुछ पढ़ने का नहीं है, ऑन द स्पॉट लॉजिक लगा के आंसर चिपकाने का सवाल है। 100 क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। सिक्किम बिकेम द इंडिया फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट, ये सही है, तो बीसीडी में होगा कोई। अब क्या है कि अपेडा फंक्शंस एज द सेक्रेटेरिएट फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ नपॉप, ये सही है। अब नपॉप क्या ऑर्गेनिक प्रोडक्शन से रिलेटेड, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत आता है। यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स को कि एक्सपोर्ट को यहाँ पे प्रमोट किया जाता है इस प्रोग्राम के तहत। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत आता है, तो आपको मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए। जैसे यही पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत आता है, तो अब बच्चा ए गलत है, डी गलत है। मिनिस्ट्री की नॉलेज आपको पता है, तो ये पता होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत आता है, तो ए गलत है, डी गलत है, बच्चा बी सी। थर्ड सही है। अब बच्चा सेकंड पे, सेकंड है कि हाँ इट फंक्शंस एज द सेक्रेटेरिएट फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ नपॉप, सही है, और ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन भी है इनफैक्ट, सेकंड सही है, तो आंसर आ जाएगा बी 2 एंड 3 ओनली। अगर ये बी सेकंड स्टेटमेंट नहीं पता है तो ज्यादा कुछ आप कर नहीं सकते हो। सिक्किम के बारे में तो पता होगा, इट इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया। उत्तराखंड ट्राई कर रहा है सेकंड ऑर्गेनिक स्टेट बनने के लिए, लेकिन अभी तक बना नहीं है। और नपॉप कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत आता है, तो आपको मिनिस्ट्री की नॉलेज आपकी तगड़ी होनी चाहिए। तो मैंने ये 100 क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर लिया। आपको काफी कुछ स्मार्ट गेस वर्क से रिलेटेड सीखने को मिला होगा, कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग्स मिली होगी कि अगर आपको कोई वीक एरिया है तो आप वहां पे फोकस कर सकते हो। तो मैंने ये 100 क्वेश्चन को काफी डिटेल से कर लिया है। अगर आप ये पूरा वीडियो देखे होंगे, डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस काफी बूस्टअप हुआ होगा, काफी इंपॉर्टेंट स्किल्स आपको सीखने को मिली होगी, जिसके तहत आप लॉजिक, रीजनिंग या स्मार्ट गेस वर्क से कोई काफी सारे क्वेश्चन जो आपको आधा अधूरा पता है, नहीं पता है, उसको भी सही कर सकते हो। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।